सर अब ये तो है ना कुछ चीजें जो क्वेश्चन दोबारा करें ताकि रिकॉर्ड हो। सर अल्टर डेटाबेस और अल्टर सिस्टम, हाँ ये हमें कब यूज करें? बिल्कुल specific बिल्कुल कुछ मैं बताता हूँ। जब भी आपने कोई पैरामीटर चेंज करना है, पैरामीटर एसपी फाइल का, जी सर, इंस्टेंस का, एसपी फाइल में इंस्टेंस के पैरामीटर्स होते हैं ना, जब भी आपने कोई इंस्टेंस रिलेटेड पैरामीटर चेंज करना है, एसजीए से रिलेटेड या कोई भी इंस्टेंस रिलेटेड पैरामीटर चेंज करना है और एसपी फाइल में कुछ चेंजेस करनी है तो ऑल्टर सिस्टम से करेंगे आप। ठीक है। जब भी कंट्रोल फाइल में कुछ चेंजेस करनी है ऑल्टर डेटाबेस से करेंगे। कंट्रोल फाइल में किसी डाटा फाइल का नाम पाथ चेंज करना है, किसी डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड से में लेके आना है, उसको फ्लैशबैक मोड में लेके जाना है, कोई भी चीजें आपने कंट्रोल फाइल में चेंज करनी है तो ऑल्टर डेटाबेस ही होंगी, और ऑल्टर सिस्टम से इंस्टेंस रिलेटेड चीजें जो एसपी फाइल के अंदर है वो चेंज। ठीक है। मेरे से कुछ मैंने तुक्का मारा था, मैंने कहा यार वो एसजीए रिलेटेड होना है एसपी फाइल में, उसकी अल्टर सिस्टम मैंने कहा यार लेकिन कंफर्म कर लेना। हाँ नहीं यही ऐसे ओके जी, इस तरह क्वेश्चंस किया करें, सीखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चंस मतलब आप परफॉर्म करेंगे तो आपके ध्यान में क्वेश्चंस आएंगे, आप पढ़ेंगे लेकिन पता नहीं होता कि मतलब हाँ नहीं बिल्कुल हाँ। लेकिन फिर भी देखिए इतनी एफर्ट्स भी अगर आप करें तो मेरे ख्याल में इनिशियली बहुत है। आपको एक जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रैक्टिकल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट ही मिले तो तभी आप सीखें। आप अपनी एक डेटाबेस उस पर खेलें, मतलब वो करप्ट हो जाएगी कोई मसला नहीं यार, ठीक फिक्स भी हो जाएगी वो चीजें। ठीक है, वो डिलीट हो जाएगी डाटा मतलब कोई ना कोई वो कन्फिगरेशन आप उसको छेड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। आप जब तक उसको उस पर मतलब कि हैंड्स ऑन नहीं करेंगे ना आप सीखेंगे नहीं कुछ। ठीक है जी, टेस्ट सर्वर में बहुत मजा होता है। हाँ, तो इसलिए आपके पास अपनी मशीन के ऊपर एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके तो उसको डिस्ट्रॉय करें दोबारा से उसको, क्यों आप एक दफा इशू आ जाए तो इंस्टेड के रिमूव करके नई इंस्टॉलेशन करेंगे, उसको फिक्स करेंगे तो आप सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ वो नए सिरे से रिमूव करके इंस्टॉलेशन कर देना वो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं। आप ट्रबल शूट करेंगे तो तब आपको पता चलेगा। ओके जी, आज हम पढ़ रहे हैं जी रीस्टोर एंड रिकवरी टास्क। हमने आरमैन से बैकअप लेना सीख लिया हुआ है और आई होप कि आप सबको आप कंफर्टेबल हैं उसमें, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए मुझसे। ठीक है, कंफर्टेबल है? क्वेश्चंस करूं मैं? आर्काइव लॉग का कैसे बैकअप लेंगे आप बताएं आरमैन के थ्रू। आप बताइए आर्काइव्स का कैसे बैकअप लेंगे आरमैन के? बैकअप सर डेटाबेस आगे इसका आरमैन में वहां पे जाके सब बैकअप लिखेंगे, उसके बाद ये हमें कल हमने कवर किया है इसमें ना। कमांड वो खुद नहीं लिखेगा, हमें मजबूरी मसला ये है कि वो हमें खुद लिखनी पड़ेगी। उस पे अभी हम जाना नहीं चाह रहे, मैं चाहता हूँ आपको कमांड्स पता हूँ। छोड़ दें जी, आगे चलते हैं। ओके जी, रिस्टोर एंड रिकवरी टास्क। अच्छा, जब आप रिस्टोरेशन या रिकवरी करते हैं तो दो एक्चुअली आप स्टेप्स कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिस्टोरेशन है, लेकिन एक्चुअली दो फेजेस होते हैं। एक होता है रीस्टोर का मतलब है आपका बैकअप किसी जगह पे है और वहां से आपने एक्सट्रैक्ट करके एक्चुअल लोकेशन पे या अल्टरनेट लोकेशन पे वापस लेके आना है, दैट इज कॉल्ड रिस्टोर। लेट्स से आपने बैकअप लिया था टेप के ऊपर, अब एक डाटा फाइल डिलीट होगी, आपने उसको रिस्टोरेशन या रिकवरी करनी है आपने, तो आप पहले टेप से उसको एक्चुअल लोकेशन के ऊपर लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड रिस्टोर, और फिर उसको उसके ऊपर रिकवरी करेंगे, उसको करंट पॉइंट इन टाइम तक लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड रिकवरी। आप उसके ऊपर रिडू अप्लाई करेंगे या आर्काइव्स अप्लाई करेंगे। क्लियर है जी, इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है ना? ओके, अब सर एक क्वेश्चन है सर, आर्काइव्स के बाद ये रिडू भी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर? हाँ, वो करंट जब आप रिकवर करेंगे ना, वो आर्काइव्स और करंट जो रिडू ग्रुप है अगर उसमें भी कोई ऐसी चीज है तो वो भी उसके ऊपर अप्लाई कर देगा जो उसको चाहिए उसके। अच्छा जी, कॉजेज ऑफ फाइल लॉस क्या हो सकती हैं? यूजर एरर मींस के कोई यूजर ने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी, ठीक है, ओएस पे। यूजली डीबीआई को एक्सेस होती है ओएस के ऊपर, नॉर्मल यूजर को तो नहीं होती। एप्लीकेशन एरर आया,
एप्लीकेशन एरर मीन्स के आपका ओरेकल को या ओएस पे कोई एरर आया जिसकी वजह से वो कोई करप्शन हो गई, और मीडिया फेलियर मीन्स कि आपकी डिस्क ड्राइव्स क्रैश कर गई या बैड सेक्टर्स आ गई या कुछ भी हो गया या कंट्रोलर्स क्रैश करके, तो आपकी फाइल्स के लॉस होने के चांसेस हैं। उस केस में आपको रिकवरी करनी पड़ेगी, रिस्टोरेशन एंड रिकवरी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, क्रिटिकल वर्सेस नॉन क्रिटिकल। अच्छा, कुछ फाइल्स होती हैं जी क्रिटिकल और कुछ फाइल्स नॉन क्रिटिकल होती हैं। ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्रिटिकल 2 टेबल स्पेसेस हैं, एक है सिस्टम अनडू, बाकी सारी नॉन क्रिटिकल है। लेकिन हमारे लिए वो क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे लिए सिस्टम और अनडू शायद इतनी क्रिटिकल नहीं है जितनी हमारी अपनी एक टेबल स्पेस है जिसमें हमारी एप्लीकेशन का डाटा पड़ा हुआ है, जितनी वो क्रिटिकल है। ठीक है, तो सिस्टम और अनडू टेबल स्पेसेस ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है उसके, क्योंकि उसके बगैर डेटाबेस नहीं चल सकती, उनको ऑफलाइन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो बाकी जितनी भी हैं वो नॉन क्रिटिकल हैं, वो आप उनको रिकवर करने के डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अ नॉन क्रिटिकल फाइल लॉस इज वन वेयर द डेटाबेस कैन कंटिन्यू टू फंक्शन। ठीक है, मीन्स कि आपकी सिस्टम और अनडू टेबल स्पेस रिलेटेड अगर फाइल नहीं है तो आपकी डेटाबेस चलती रहेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर डाटा फाइल का डाटा अवेलेबल नहीं होगा जो करप्ट होगी। ठीक है, यू फिक्स द प्रॉब्लम बाय टेकिंग वन ऑफ दीज एक्शंस, क्रिएट अ न्यू फाइल। आप नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ब्लॉकचेन स्टैकिंग की फाइल अगर आपकी करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आप नई क्रिएट कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, रीबिल्ड द फाइल, आप दोबारा से इसको रीबिल्ड कर लेंगे, देखते हैं वो कैसे करते हैं। रिकवर द लॉस्ट और डैमेज्ड फाइल, आप रिकवर, अगर बैकअप है तो आप इसको रिकवर कर लें। सर रिकवर और रीबिल्ड में फर्क क्या है? रीबिल्ड का मतलब है कि अनडू इंडेक्स टेबल स्पेस, अगर एक ऐसी टेबल स्पेस है जिसमें इंडेक्सेस थे सिर्फ, वो हो गया तो आप वो ड्रॉप करें, नई क्रिएट करें, इंडेक्सेस दोबारा करें, हाँ, तो ये रीबिल्ड कहलाता है। टेम्प फाइल रिकवरी। अच्छा, टेम्प टेबल स्पेस की कोई फाइल अगर डिलीट हो जाए तो डेटाबेस पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो बताइए टेम्पररी टेबल स्पेस यूज क्यों होती है? यस, अगर पीजी एग्रीगेट टारगेट में फिट नहीं आता सॉर्ट और जॉइन, तो वो टेम्पररी टेबल स्पेस के ऊपर चला जाता है। अच्छा, क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी टेम्पररी टेबल स्पेस की फाइल्स डिलीट हो जाए सारी? क्यूरीज जो है वो फेल हो जाएंगी। हाँ, क्यूरीज वो जिनको सॉर्टिंग की जरूरत पड़ेगी डिस्क के ऊपर। ठीक है, ऐसी क्यूरीज जिनको ज्वाइन या डिस्क क्यूरी शॉर्ट परफॉर्म करने के लिए डिस्क के ऊपर जाना पड़ रहा है, वो फेल हो जाएंगे, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस चलती रहेगी क्योंकि ये एक नॉन क्रिटिकल फाइल है। ठीक है जी, एरर आएगा जी, अनएबल टू ऑब्टेन फाइल स्टेटस, जो भी इसने देखें ये क्या किया है, क्यूरी चलाई है और ऑर्डर बाय में 1 2 3 4 5 ये इतना बड़ी वो डाटा सॉर्ट किया है कि वो आपका एसजीए में पीजीए में होना सॉर्ट हो सके, वो इसको डिस्क के ऊपर ही जाना पड़ेगा। वैसे ये बहुत कम है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हैं इस केस में, अब आप या तो नई टेम्परेरी टेबल स्पेस बना लें, उसको डिफॉल्ट सेट करते हैं, आपको डिफॉल्ट भी सेट करनी होती है वो। ठीक है, या एग्जिस्टिंग जो टेम्परेरी टेबल स्पेस है उसमें डाटा टेम्प फाइल ऐड कर लें, या फिर डेटाबेस जब आप बाउंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप पे 11G ऑनवर्ड ऑटोमेटिकली स्टार्टअप के ऊपर अगर टेम्परेरी फाइल मिसिंग है वो खुद ही ऐड कर दे। ठीक है, सर, ये इसके साथ ऐड करने के लिए डाटा फाइल टेम्प फाइल टेम्परेरी टेबल स्पेस खुद कब ऐड करेगा? 11G ऑनवर्ड ये फीचर है कि अगर आपकी टेम्प टेबल स्पेस की फाइल मिस हो जाए, आप डेटाबेस स्टार्टअप करेंगे तो स्टार्टअप पे ये देखें गुड न्यूज, ऑटोमेटिक रिक्रिएशन ऑफ टेम्परेरी फाइल्स आर स्टार्टअप, और आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, करके देखते हैं जरा, इसको परफॉर्म कीजिएगा आप लोग। जैसे डीबीए डाटा फाइल्स का व्यू है, वैसे db_temp_ फाइल्स का व्यू भी है। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी टेम्परेरी फाइल्स कहाँ कहाँ पड़ी हैं। ठीक है, अच्छा, एक और व्यू है जी डेटाबेस अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी अंडरस्कोर नेम कॉमा property underscore value from database underscore properties where
ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी नेम आ रहा है जी डिफॉल्ट अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर टेबल स्पेस और आ रहा है टेम्प। तो आपकी डेटाबेस में एक से ज्यादा टेम्पररी टेबल स्पेसिस हो सकती हैं, लेकिन डिफॉल्ट कोई एक होगी। तो मैं देखना चाहूँ कि मेरे डेटाबेस में कितनी टेम्पररी टेबल स्पेसिस हैं, तो कहाँ से देखूंगा, कहाँ से देखूंगा जी, db अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस, सेलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा कंटेंट्स फ्रॉम dba अंडरस्कोर टेबल स्पेसिस। तो ये मुझे दिखा रहा है जी मेरे डेटाबेस में ये सारी टेबल स्पेसिस हैं। अच्छा, इनमें टाइप्स आए, कंटेंट्स में आपको पता चलता है कि किस तरह की टेबल स्पेस है। परमानेंट जो टेबल स्पेस होती है उसमें आपका टेबल्स और इंडेक्सेस और डाटा डिक्शनरी एंड सो ऑन ये सारी चीजें पड़ी होती हैं। जो अनडू टेबल स्पेस होती है उसमें आपका बिफोर चेंज इमेज पड़ा होता है, वो ऑटोमेटिकली ओरेकल रखता है। ठीक है, आपकी डेटाबेस में एक से ज्यादा अनडू टेबल स्पेसिस हो सकती हैं, लेकिन डिफॉल्ट कोई एक होगी। कैसे चेक करेंगे कौन सी डिफॉल्ट है? अनडू टेबल स्पेस कौन सी डिफॉल्ट है, कैसे चेक करेंगे? लेट्स से एक से ज्यादा है मेरे केस में देखें, एक अनडू टीबीएस 1 भी है और एक अनडू टीबीएस 2 भी है। अब एक वक्त में यूज कोई एक हो रही होगी, मैं ये देखना चाहता हूँ कौन सी यूज हो रही है। डिफॉल्ट का एक होगा, कहाँ पे होगा? शो पैरामीटर अनडू करें तो अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस के नाम से पैरामीटर है, रन टाइम पे चेंज हो सकता है, डायनेमिक पैरामीटर है, उसमें टेबल स्पेस का नाम आ रहा होता है। तो अनडू टेबल स्पेस, वो से सुनिएगा, अनडू टेबल स्पेस अगर आपने डिफॉल्ट सेट करनी है तो आपको पैरामीटर चेंज करना पड़ता है एक्सपी फाइल के अंदर। ठीक है, अल्टर सिस्टम सेट अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस इक्वल टू टेबल स्पेस का नाम, तो वो आपकी डिफॉल्ट उस इंस्टेंस की डिफॉल्ट अनडू टेबल स्पेस होगी। अनडू टेबल स्पेस का ताल्लुक इंस्टेंस से होता है। ठीक है, हर इंस्टेंस की अपनी अनडू टेबल स्पेस होती है। नहीं, यूजर से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, हर इंस्टेंस की एक डिफॉल्ट अनडू टेबल स्पेस होती है। जबकि जो टेम्पररी टेबल स्पेस है वो आप किसी पैरामीटर से नहीं सेट करते, किसी पैरामीटर से नहीं सेट करते, इसकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में स्टोर होती है और डेटाबेस को प्रॉपर्टीज में से जाके उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि कौन सी डेटाबेस की डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस कौन सी है। ठीक है, मेरे केस में देखें टेम्प के नाम से एक टेबल स्पेस है और ये इसके कंटेंट्स टेम्पररी हैं। और अभी थोड़े से पहले मैंने क्यूरी लिखी है कि मेरी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस कौन सी है, ये इस व्यू से मैंने देखा है डेटाबेस अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज में से, तो मुझे दिखा रहा है डिफॉल्ट टेम्प टेबल स्पेस है टेम्प। मैं क्या करता हूँ, एक नई टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, उसको डिफॉल्ट सेट करते हैं। मैं करता हूँ जी क्रिएट, टेबल स्पेस होती है, यूजर को डिफॉल्ट कर सकती है। हाँ वो सेंड करते हैं, टेम्परेरी सेंड करते हैं। कोई और सेंड करते हैं आप लोग, इससे क्या वजह से टेम्परेरी अलग अलग चीज़ है? बता, वो यूजर कितनी क्यूरीज देखता है, किस टाइप की क्यूरी देखता है, उस पर ट्रेन करते हैं। मैंने ये टेम्पररी टेबल स्पेस टेम्प 1 क्रिएट किया है, OMF, मैंने इसमें टेम्प फाइल का नाम और पाथ नहीं दिया उसको। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं दोबारा से क्यूरी करके। ये SMT है सर? हाँ जी, तो टेम्प 1 मेरी एक नई टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट हो गई है, डेफिनेटली एक टेम्प फाइल भी उसमें ऐड होगी। तो अब मैं इसको डिफॉल्ट सेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली करूंगा अल्टर डेटाबेस डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस टेम्प 1। टेम्पररी टेबल स्पेस का ताल्लुक डेटाबेस से होता है, हर डेटाबेस की एक टेम्पररी टेबल स्पेस होती है और इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर होती है और अल्टर डेटाबेस करके आप उसको चेंज करेंगे। आपकी अनडू टेबल स्पेस होती है डेटाबेस की है, लेकिन उसका इंस्टेंस स्पेस, आपके अगर 2 रैक नोड है और 2 इंस्टेंसेस हैं तो हर इंस्टेंस की अपनी अनडू टेबल स्पेस होगी। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में भी होगी, लेकिन वो आप जो सेट करेंगे डिफॉल्ट, वो पैरामीटर से आप सेट करेंगे अनडू अंडरस्कोर टेबल स्पेस के पास। दो में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपकी टेम्पररी टेबल स्पेस क्राफ्ट हो जाए, नई टेम्पररी टेबल स्पेस बनाए, उसको डिफॉल्ट सेट करते हैं, पुरानी को ड्रॉप कर दें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि लेट से आपने ये डिफॉल्ट सेट कर दी, अगर इसकी टेम्प फाइल को डिलीट कर दें
और नेक्स्ट दोबारा से डेटाबेस को बाउंस करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो खुद से क्रिएट कर देगा उसको ऑटोमेटिकली। 11 G ऑनवर्ड ये फीचर है कि उसको खुद से क्रिएट कर देगा। और टेम्पररी टेबल स्पेस की फाइल्स का बैकअप नहीं होता, इसलिए आप इसको रिस्टोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैकअप की जरूरत नहीं है। इसमें डाटा होता है सिर्फ सॉर्ट करने के लिए, वो हमें डाटा नहीं चाहिए होता। इसमें कोई इशू तो नहीं, क्लियर है ना? तो कभी आपकी टेम्पररी टेबल स्पेस में इशू आ गया तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप डेटाबेस शट डाउन करें, ASM पे तो नहीं आप ये, अच्छा फिर ठीक है, आप उस टेबल स्पेस की जो ना वो फाइल को जाके रिमूव कर दें OS पे से, और फिर डेटाबेस को रीस्टार्ट करें। हाँ, यस, अच्छा, आपकी नॉर्मली एक टेम्पररी टेबल स्पेस सफिशिएंट होती है आपकी डेटाबेस, ठीक है, वो आप डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। आप जो भी यूजर्स क्यूरी करेंगे और डाटा सॉर्टिंग करेंगे या जॉइंट्स परफॉर्म करेंगे जो मेमोरी में फिट नहीं आने, वो टेम्पररी टेबल स्पेस पे जाएंगे। अब सर्टन जगहों पे ऐसे होता है कि आपकी एक डेटाबेस में एक टाइप के यूजर्स नहीं होते। कुछ यूजर्स होते हैं जो कि छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ होते हैं जो बल्क ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर बल्क ऑपरेशंस वाले वही रिसोर्सेज यूज करना शुरू करते हैं जो नॉर्मल रूटीन वाले कर रहे हैं, तो वो ओवरऑल सारे इंपैक्ट होंगे। तो आप क्या करते हैं कि जो हाई कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अलग से टेम्पररी टेबल स्पेस बनाते हैं, उनके एक्सटेंड साइज बड़ा रखते हैं, डिफरेंट उसको डिस्क के ऊपर आप स्प्रेड करके रखते हैं, और उन पर्टिकुलर यूजर्स को यूजर क्रिएट करते वक्त या यूजर ऑल्टर करके उनकी डिफॉल्ट टेम्पररी, जैसे आप उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस सेट करते हैं टेबल्स के लिए, इंडेक्सेस के लिए, उसी तरह उसकी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस भी सेट करते हैं। अब वो पर्टिकुलर यूजर जब सॉर्टिंग करेगा तो वो डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस में नहीं करेगा, वो उसकी अपनी जो आपने सेट की है उसके ऊपर करेगा। उससे फायदा ये होगा कि वो बाकी यूजर्स जो नॉर्मल टेम्पररी टेबल स्पेस, जो इंस्टेंस वाइड जो आपकी डिफॉल्ट टेम्पररी डेटाबेस वाइड जो डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस है उसको यूज नहीं करेगा, तो उस पर लोड नहीं पड़ेगा बाकी यूजर्स की क्यूरीज में या सॉर्टिंग में, कोई परफॉर्मेंस के में इशू नहीं आएगा। ये फायदा है इसका। अच्छा सर, और हम जो आप कह रहे हैं इसमें टेम्प फाइल भी ऐड की जा सकती है, उसका भी कोई है क्यों हम ऐड करेंगे टेम्प फाइल? हाँ, एक देखें, एक टेम्प फाइल 32 GB तक जा सकती है, वही रूल है, वही रूल है जो, हाँ, तो आपका कई दफा मेरे केस में आप टेम्पररी टेबल स्पेस जो है ना 100 GB तक चली जाती है, इतना ज्यादा डाटा शॉर्ट होता है। अब एक डाटा टेम्प फाइल से तो वो नहीं किया जा सकता उसको, तो फिर हम मल्टीपल टेम्पररी फाइल्स ऐड करते हैं। सर एक दफा जब ये ग्रो कर जाती है तो फिर आप वापस भी आ जाएंगे तो नहीं रहती है, ये उतना ही रहती है, इसलिए टाइम एंड अगेन इनको ड्रॉप करके नई क्रिएट करके डिफॉल्ट सेट करना पड़ता है, पुरानी को ड्रॉप करना पड़ता है। आप रीसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी खासी एफर्ट है। इंस्टेड आप रीसाइज करें, नई लेट्स से 1 GB 2 GB, मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने के बाद में नई टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट की, उसको डिफॉल्ट सेट किया, पुरानी ड्रॉप कर दी। अनडू के साथ भी यही करता हूँ। अनडू के साथ भी इससे फायदा क्या होता है? देखें, आपकी टेम्पररी टेबल स्पेस 100 GB तक चली गई और डाटा सॉर्ट हुआ, उसके बाद सारा उसमें से डाटा वॉश हो जाता है, लेकिन उसको रीसाइज नहीं होती, वो OS पे 100 GB उसने स्पेस ऑक्युपाई की होगी, वो एम्प्टी होगी, या उसने 1 GB एक्चुअली उसमें वो सॉर्टेड डाटा पड़ा होगा, लेकिन वो 100 GB उसने स्पेस कंज्यूम की होगी। तो आप उसको ड्रॉप कर नई क्रिएट कर रहे हैं, डिफॉल्ट सेट करते हैं, पुरानी ड्रॉप कर देते हैं। सर ये ड्रॉप करके रिस्टार्ट किए उसी लोकेशन पर टेम्प फाइल हाँ, उसी लोकेशन पे बनाना, बनानी भी उसी लोकेशन पे चाहिए उसको। ये जब हम आरएमएस से बैकअप एग्जांपल डेटाबेस का उसमें टेम्प नहीं जा रहा था, जब इसलिए जब आप किसी दूसरी मशीन पर रिस्टोर करेंगे तो टेम्पररी टेबल स्पेस में टाइम फाइल नहीं होगी, आपको खुद ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक, खुद ऐड। एक सर ये कि ये चूंकि हमारी अपना डिफॉल्ट हम डेटाबेस है, तो ये किस वक्त इस कॉपी टेम्परेरी को उड़ा सकते हैं? जब आप एक नई बनाएं, उसको डिफॉल्ट सेट करें और पुरानी देखें यूज तो नहीं हो रही, कंकरेंट अभी देखें क्या होगा। लेट्स से मैं अभी इस वक्त मैं करता हूँ नई टेम्पररी टेबल स्पेस ऐड, उसको डिफॉल्ट सेट करता हूँ। अब से पहले जितनी क्यूरीज भी चल रही होंगी वो पुरानी टेम्पररी टेबल स्पेस ही यूज करती रहेंगी, अब उसके बाद जितनी क्यूरीज चलेंगी वो नई टेम्पररी टेबल स्पेस यूज करेंगी। मैं क्या करूँ, 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन वेट करूँ, नेक्स्ट डे आके मैं 1 दिन वेट करता हूँ, नेक्स्ट डे आके उसको ड्रॉप करता ताकि उसका कोई हूँ। वो डेफिनेटली अनडू नहीं के साथ भी करना चलेगा, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, और होता भी ऐसे ही। तो जब आप उसको डिफॉल्ट मार्क करते हैं तो उसके बाद जितनी क्यूरीज आती है हाँ उसी पे हाँ, जाना है। यानी कि एग्जिस्टिंग जो चल रही है उनको कोई नहीं होगा, वो वही यूज करेंगे। क्योंकि आपका OMF स्ट्रक्चर है, इस वजह से आप इसका एक्सटेंड होता है, ऑटो एक्सटेंड भी है। नहीं, वो देखें वो, स्पेस हाँ नहीं, हाँ, अगर OMF है तो अदरवाइज मैनुअली OMF नहीं सेट किया तो आप खुद से डाटा फाइल ऐड करते हैं, उसमें उसका ऑटो एक्सटेंड खुद ऑन करते हैं, वो सारी चीजें आप खुद अगर हमने ऑटो एक्सटेंड नहीं रखा होगा तो जरूर पड़ गई तो एरर आएगा। चलो मैं टेबल स्पेस से ये टेम्परेरी से डाटा खुद जब इसमें सॉर्ट हो जाता है, मतलब हमने परफॉर्म करके डाटा वापस से वो खुद ही वॉश हो जाता है, वॉश हो जाता है। वॉश हो जाता सर जब टेम्प फाइल फुल हो जाती है तो हमें किस तरह पता चलता है ये फुल होगी? है। हाँ, टेम्पररी टेबल स्पेस फुल हो जाती है तो कैसे पता चलता है फुल हो गई है? अच्छा, और डेफिनेटली एरर आएगा यूजर्स को, अगर वो ग्रो नहीं कर सकती, पहले तो ग्रो करेगी अगर ऑटो एक्सटेंड ना होने, अगर ग्रो नहीं कर सकती मैक्सिमम साइज पे पहुंच गया तो एरर आ जाएगा कि अनएबल टू एक्सटेंड टेम्प सेगमेंट, और सेगमेंट का नाम आ जाएगा इन टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम।
जब ये आपको एरर आएगा अनएबल टू एक्सटेंड सेगमेंट और आगे वो किलो बाइट्स में देगा कि इतने एक्सटेंशन नहीं कर सकता, इसका मतलब है उस टेबल स्पेस में स्पेस तो होगी। अच्छा चलें, गुड क्वेश्चन, आप इसको जरा नोट कर लें। असाइनमेंट ये है कि आपने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है जो आप रन कर रहे हैं तो आपको हर टेबल स्पेस का नाम, उसकी टोटल स्पेस कितनी है, यूज कितनी हो गई हुई है, फ्री कितनी है रहती है और कितने % वो यूज हो गया, ये सारी आप, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि आपने यू नीड टू राइट अ स्क्रिप्ट जिसमें आपको टेबल स्पेस का नाम, टोटल स्पेस उसकी आए, जीबीज में या एमबीज में कर लीजिएगा, यूज स्पेस आए, फ्री स्पेस जीबीज में या एमबी में, और परसेंटेज यूज। ये हर टेबल स्पेस के बारे में आपको बताएं। व्यूज में आपको बता देता हूँ, DBA_data_files, इसमें आपकी हर टेबल स्पेस की डाटा फाइल्स की इंफॉर्मेशन है, बाइट्स का कॉलम है DBA_data_files। तो आप क्या करेंगे, उसमें टेबल स्पेस नेम कामा सम बाइट्स, क्योंकि आपकी एक टेबल स्पेस की एक से ज्यादा डाटा फाइल्स हो सकती हैं, तो इस DBA_data_file में हर फाइल का साइज आ रहा होगा। तो आपके लेट्स से सिस्टम टेबल स्पेस में 3 डाटा फाइल्स हैं, तो तीनों फाइल्स का साइज सम करेंगे, ग्रुप बाय टेबल स्पेस नेम करेंगे, तो आपको ये टोटल स्पेस आपको मिलेगी कितनी टोटल है। अच्छा, DBA_free_space का एक व्यू है जो आपको ये बताता है कि कौन कौन सी डाटा फाइल्स के अंदर कितनी फ्री स्पेस है, वो बाइट्स का कॉलम है, वो भी बाइट्स में आएगा। DBA_free_space आपको ये बताता है कि कौन कौन सी डाटा फाइल्स के अंदर कितनी फ्री स्पेस है। आप वही इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, टेबल स्पेस का नाम और सम बाइट्स करके वो देख लेंगे। और आपने ये नहीं कि एक मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है, आपने एक ही क्यूरी लिखनी है जिसमें दोनों व्यूज को आप कॉल करेंगे, ज्वाइन लिखेंगे और फिर आप ये एक स्क्रिप्ट बना लेंगे। उससे फायदा आपको क्या होगा कि आप टेबल स्पेसिस को ये प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग भी कहलाती है ना, आप डेली आके आप अपनी टेबल स्पेसिस को देखते हैं यार के 80% पे जो पहुंच चुकी हुई है, मैं उन पे नई डाटा फाइल्स ऐड कर दूं या उनको ऑटो एक्सटेंशन ऑन कर दूं या इनको ग्रो कर दूं, इस तरीके से कर दूं। आप कभी भी उनके ऊपर छोड़ नहीं देते आप, ठीक है। तो आप ये स्क्रिप्ट लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार मैंने अगर टेबल स्पेस फुल हो गई है या टेबल स्पेसिस की ग्रोथ मैंने देखनी है या टेबल स्पेस की करंट यूजेज देखनी है, तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये करके आइए। या सर आप लोड कर लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे, एंटरप्राइज मैनेजर भी कर नहीं नहीं खुद करना है। मैंने कहा चेक करने के वो भी यूज। हाँ हो सकता है, लेकिन आपको देखें, आप अगर ओरेकल 9i को मैनेज करना मैनेज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, एंटरप्राइज मैनेजर नहीं है तो उसमें भी टूल चलता है। नहीं चलता तो है, लेकिन आप किसी टूल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देखें मतलब आपको देखें वो होगा तो सही, लेकिन बैकएंड पे नहीं, आपको पता नहीं कहां से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो कभी जरूरत पड़ गई किसी जगह तो देखें इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछेंगे टोड के थ्रू आपने किया है, वो आपसे पूछेंगे यार ये इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी, तो फिर हाँ तो वो फिर कहेंगे कि यार ये इशू है, ठीक है। तो टोड डीबीए ना बनेगा, ओरेकल डीबीए बनेगा, ठीक है। तो ओके जी, टेम्पररी फाइल्स की समझ आ गई आपको। देन है जी रीडू लॉक, टेम्पररी टेबल स्पेस की फाइल्स लॉस हो जाए तो कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई डाटा लॉस नहीं। अच्छा, देन है जी रीडू लॉक ग्रुप्स के स्टेटसेस होते हैं जी, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। करंट स्टेटस होता है किसी ग्रुप का, एक्टिव होता है और इनएक्टिव होता है, ठीक है जी। तो ये कहां से देखेंगे जी स्टेटसेस, रीडू लॉक ग्रुप्स के स्टेटसेस, साइन लॉग्स, आप बताएंगे। लॉग फाइल है, एक V1000 लॉग फाइल है, वो फाइल्स के स्टेटस बताएगा, ग्रुप का स्टेटस मुझे चाहिए, ग्रुप का स्टेटस। एक रीडू लॉग ग्रुप का स्टेटस क्या है, वो करंट है, वो एक्टिव है या वो इनएक्टिव है। V1000 लॉग LOG, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं स्टेटस का कॉलम है, ग्रुप नंबर स्टेटस देख लें तो आपको करंट, एक्टिव, इनएक्टिव स्टेटस दिखाएगा। अच्छा, अब इसमें देखते हैं जी कि अगर आपका इनएक्टिव ग्रुप लॉस हो जाए, इनएक्टिव कब होता है आपको, आप ये पता होना चाहिए करंट ग्रुप कौन सा है, एक्टिव कौन सा है, इनएक्टिव कौन सा है। अगर नहीं पता तो बता दें, मैं आपको बता देता, पता है जी करंट ग्रुप कौन सा होता है, एक्टिव कौन सा होता है, इनएक्टिव कौन सा होता है। ठीक है, एक्टिव
मीन्स के उसमें ऐसा भी डाटा पड़ा हुआ है जो शिफ्ट नहीं हो सका, चेक पॉइंट अभी हो रहा है इसलिए वो एक्टिव है या वो आर्काइव नहीं हो सका, ठीक है। हाँ, और इनएक्टिव का मतलब हुआ है कि ऐसा ग्रुप जिसका डाटा एक तो डाटा फाइल्स में शिफ्ट हो चुका है, दूसरा वो आर्काइव हो चुका है अगर डेटाबेस आर्काइव ना हो। ready to be written on. यस इट ऐसा इज, कोई हुआ ना कि जिसका भी डाटा फाइल पर राइट नहीं हुआ। यस वो जिसका चेक जिसमें कुछ ऐसा डाटा पड़ा हो जो इंस्टेंस रिकवरी के लिए चाहिए हो सकता है, अगर इंस्टेंस अभी रीस्टार्ट हो जाए, क्रैश हो जाए, ठीक है जी। इनएक्टिव, इट इज नो लॉन्गर बीइंग रिटन टू एंड इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टेंस रिकवरी। अगर इनएक्टिव ग्रुप पूरा का पूरा एक, अगर एज लॉन्ग एज एक ग्रुप में एक मेंबर भी अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरा ग्रुप अगर लॉस हो जाए, एक ग्रुप में 2 मेंबर्स थे दोनों ही लॉस हो गए तो फिर इशू होगा। इनएक्टिव ग्रुप है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप ड्रॉप करके नया क्रिएट कर सकते हैं, उसी में दोबारा से मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, मेंबर्स ड्रॉप करके, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। लेकिन एक्टिव या करंट पूरा का पूरा ग्रुप लॉस हो जाए तो फिर फिर जो है आप फिर भी ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आपका एक्टिव ग्रुप लॉस हो गया चलती हुई डेटाबेस में, क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक, चलती हुई डेटाबेस में एक्टिव ग्रुप पूरा का पूरा लॉस हो गया, उस ग्रुप के अंदर डाटा पड़ा होगा जो कि डाटा फाइल्स में शिफ्ट नहीं हुआ और वो डाटा एक और जगह भी पड़ा होगा। कहाँ पे? Undo. नहीं, एक एक्टिव जो रीडूला ग्रुप में जो डाटा, नहीं अंडू में तो पुराना होगा ना, अंडू में पुराना होगा। एक आपका जो ग्रुप है जिस पे अभी डाटा राइट हो रहा है या राइट हो चुका है उसका डाटा किसी और जगह भी पड़ा होगा। हाँ, अंडू, अब यस, डेटाबेस बफर कैश, एसजीए में डेटाबेस बफर कैशे में पड़ा होगा ना। अच्छा, अगर आपका एक्टिव ग्रुप लॉस हो जाए और आपकी डेटाबेस चल रही है तो डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप फोर्सफुली चेक पॉइंट परफॉर्म करने की कोशिश करें। सर यहाँ पे जरूरी है कि वो डाटाबेस पर कैसे उसको भी पढ़ा हो? हाँ, पढ़ा होगा, क्योंकि अगर वो रीड तो नहीं दिया हो सकता है मीनवाइल वो नहीं वो एसजीए में से उसको ओवरराइट उस वक्त तक नहीं करता जब वो चेक पॉइंट करके डाटा फाइल्स में नहीं जाए। वो बेशक उसे रीडू में लिख दिया, तो अगर डाटाबेस स्टिल अप है तो फिर चांस है। फिर क्या है कि आप चेक पॉइंट परफॉर्म करें, अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट, वो एसजीए में से उठा के डाटा फाइल में शिफ्ट कर देगा। अगर हो गया तो ये ग्रुप आपका इनएक्टिव मार्क हो जाएगा, फिर तो वो मसला नहीं। लेकिन अगर वो नहीं हो सका चेक पॉइंट और या फिर करंट ग्रुप था उस केस में भी अगर चेक पॉइंट नहीं हो सका तो फिर इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ेगी, फिर डाटा लॉस होगा। लेकिन ये तब होना आपके पास 2 से ज्यादा लॉग ग्रुप्स होंगे, सिर्फ 2 हुए तो फिर तो मसला आपके लिए। फिर भी अगर आपकी डेटाबेस चले, क्योंकि इस वक्त वो करंट ग्रुप के ऊपर राइट करिए ना, दूसरे ग्रुप का तो कोई इशू नहीं। हाँ, तो फिर ये सिचुएशन होगी। तो आपको अगर चेक पॉइंट हो जाता है तो फिर आप बच सकते हैं, नहीं होता तो फिर डाटा लॉस हो जाएगा। सर कब हो जाएगा और कब नहीं होगा? अभी देखते हैं, नमाज पढ़ने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ आपको जब तक मैनेज नहीं करेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा, उस तक डेफिनेटली इश्यूज होते हैं। मतलब वो डेटाबेस खुद से नहीं चलती, आपको चलानी पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा जी, रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ रीडूला ग्रुप्स, आपने डेटाबेस स्टार्ट की या लेट्स से डेटाबेस ऑलरेडी चल रही है, ठीक है जी। ग्रुप स्टेटस अगर इनएक्टिव है तो फिर क्या है जी, फिक्स था मीडिया एंड मीडिया फिक्स हो गया तो यू आर डन। वो मीडिया नहीं फिक्स हुआ, ग्रुप आर्काइव हुआ है कि नहीं, अगर आर्काइव हो गया नहीं हुआ तो क्लियर करें उस रीडूला ग्रुप को और बैकअप ले लें, क्योंकि आपने एक ग्रुप ऐसा है जो कि आर्काइव नहीं हुआ, आपने उसको क्लियर कर दिया। अगर वो आर्काइव हो गया हुआ है तो फिर सिंपली उसको क्लियर करें और यू आर डन। अच्छा, अगर आपकी डेटाबेस ग्रुप का स्टेटस करंट है या एक्टिव है, लेट्स से करंट है, इंस्टेंस क्रैश तो नहीं हुआ, करंट के केस में यूजली क्रैश हो जाता है, एक्टिव के केस में नहीं होता, ठीक है। करंट के केस में क्योंकि करंट ग्रुप के ऊपर राइट करना है और करंट ग्रुप नहीं मिलेगा राइट करने के लिए, इंस्टेंस डाउन हो जाएगा। और एक्टिव ग्रुप है तो इंस्टेंस डाउन नहीं होगा। आप चेक पॉइंट परफॉर्म करें, अगर चेक पॉइंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो ग्रुप इनएक्टिव मार्क हो जाएगा और आप क्या करें, सिंपली उस ग्रुप को क्लियर करें, यू आर डन। लेकिन अगर आप चेक पॉइंट परफॉर्म नहीं होता तो रीस्टोर एंड परफॉर्म कैंसिल बेस्ड पॉइंट इन टाइम रिकवरी एंड देन यू आर डन। और आपके करंट ग्रुप के केस में भी ऐसे, अगर तो चेक पॉइंट, अगर डेटाबेस चल रही है, अगर डेटाबेस डाउन हो गई है और करंट या एक्टिव ग्रुप में से कोई ग्रुप लॉस हो गया तो फिर कोई चांस नहीं आपके पास। फिर आपको उस ग्रुप में जितना डाटा था उससे पहले तक रिकवरी कर सकते हैं। वो सारा डाटा लॉस हो गया, वो जितनी ट्रांजेक्शन चली थी, वो 10 थी, 15 थी, 20 थी, 100 थी, वो आपको दोबारा से एंटर करनी पड़ेगी। अगर ऐसा केस आ जाए कि इनएक्टिव हमारा जो है, इनएक्टिव एक ग्रुप है वो लॉस कर डाटा बेस चलती रही, हाँ चलती रही, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं रखेंगे, हम उसको रोक के बैकअप रिस्टोर करेंगे क्या? नहीं, इनएक्टिव में तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इनएक्टिव हमने चेक पॉइंट किया तो वो नहीं चला, चेक पॉइंट सक्सेसफुली, फिर हम क्या करेंगे?
हाँ तो एक्टिव में हुआ ना। फिर आपको सॉरी एक्टिव की बात, एक्टिव की चेक पॉइंट नहीं हुआ, हाँ, नहीं हुआ। एरर आ गया जी के वो चेक पॉइंट नहीं हो सका, ठीक है, ग्रुप के ऊपर एरर आ अब गया, इसका मतलब है कि हमारा कुछ डाटा, कुछ चेंजेस डाटा फाइल पर ऐड नहीं और लॉस हो गई। लॉस हो गई, वो लॉस हो गई, उधर से भी एसजीए में भी नहीं है क्योंकि अदरवाइज चेक पॉइंट हो जाता अगर एसजीए में होती, और वो ग्रुप के अंदर भी नहीं है, ग्रुप है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको डेटाबेस डाउन करनी पड़ेगी, आप डेटाबेस नहीं चला सकते, वो ऑटोमेटिकली खुद ही डाउन हो जाएगी, लेकिन आप डाउन कर दें उसको, माउंट स्टेज पे लेके जाएं, फुल बैकअप रिस्टोर करें, जो भी पिछला आपने लिया था उसको रिस्टोर करें, उसके ऊपर आर्काइव्स अप्लाई करें, और जो रीडू आपका मिसिंग था उससे पहले जितनी आर्काइव्स आपके पास थी वो सारी आर्काइव्स अप्लाई करें, लेकिन जो उसका डाटा वो लॉस होगा। उसके बाद जितनी जहां तक आर्काइव्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद का जितना डाटा है वो करंट और एक्टिव ग्रुप के अंदर था वो लॉस हो गया, इनकम्प्लीट वो 40 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, वो 400 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है, वो लॉस हो गई, वो आपको दोबारा कर ये तो हुआ है, तो होने दें। ये तो बड़ा नॉर्मल है, ये तो होता ही होता है। तो क्लियर लॉग फाइल एग्जैक्टली क्या होता है? क्लियर लॉग फाइल क्लियर लॉग फाइल में ये होता है कि एक ग्रुप के फाइल्स को फोर्सफुली क्लियर कर देते वो हैं। फॉर्मेट से हो जाती है। फॉर क्लियर से क्या होता है, अब देखिए आपके पास एक ग्रुप है, एक्चुअली क्लियर करता क्या है, अब यूजली आपको ये क्या कब करना पड़ता है, समटाइम्स ना ओएस पे एरर आ जाते हैं, जैसे आप पे ये ग्रुप है और उसमें 2 मेंबर्स हैं, तो क्या हुआ जी, इस पे राइट किया लॉग राइटर ने, फिर इस पे आ गया, इस पे राइट किया, फिर इस पे आ गया और इस पे राइट किया, ठीक है, राइट करें, इस ग्रुप की फाइल्स कोई ओएस पे कोई इशू आया, कोई भी मसला आया, करप्ट होगी, राइट नहीं हो रही, तो आप क्या करते हैं, अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप का नंबर जो भी है, उसको क्या करेगा, इनको क्लियर करके, अगर कोई फिजिकल करप्शन नहीं है तो इनको क्लियर कर देगा और रिफ्रेश हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है आपको। अच्छा अगर फिजिकल करप्शन है हाँ, तो पूछते हैं, 1 मिनट, उसके बाद में आते हैं। अगर एक ग्रुप है और उसमें एक फाइल है, 2 फाइलें थी, एक फाइल करप्ट हो गई या डिलीट हो गई और वो ग्रुप आर्काइव भी हो चुका है, उसका चेक पॉइंट भी हो चुका है, अब क्लियर करेंगे तो क्या करेगा, एक तो उसकी एग्जिस्टिंग जो मेंबर है इसको क्लियर, इसके कंटेंट्स क्लियर कर देगा, और जो मिसिंग मेंबर है वो खुद ऐड भी कर देगा, वो देखेगा इसमें कितने मेंबर थे और कितने अवेलेबल हैं, अगर नहीं है कोई एक भी मेंबर मिसिंग है या सारे मेंबर्स मिसिंग है वो ऐड कर देगा उसमें। ये पहले से डिफाइन होता है क्या, ये कितने मेंबर हाँ, ये हमने देखा नहीं था मल्टीप्लेक्सिंग, रेडुला ग्रुप्स की कैसे मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, ये आप खुद करते हैं ना, तो ये क्या क्लियर करेंगे तो क्या करेगा वो, अगर उसमें कोई मेंबर मिसिंग है या सारे मेंबर्स मिसिंग है वो उसमें मेंबर्स ऐड कर देगा, उन्हीं पाथ पे, उन्हीं नामों से, उसी साइजेस के साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन, ये तो था इनएक्टिव ग्रुप के लिए, ये इनएक्टिव ग्रुप है। अगर आपका है जी करंट एक्टिव ग्रुप, तो एक्टिव मींस कि अभी चेक पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आर्काइव नहीं हुआ, लेट्स से चेक पॉइंट हो गया हुआ लेकिन आर्काइव नहीं हुआ, ठीक है, अभी आर्काइव हो रहा था कि वो मसला आ गया इसमें, अब आर्काइव नहीं हो सकता। ये जब आप ये कमांड देंगे वो एरर देगा, ये आर्काइव नहीं हुआ, तो आप करेंगे अल्टर डेटाबेस क्लियर अनआर्काइव लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर देंगे, वो उसको क्लियर कर देगा, आर्काइव जनरेट नहीं करेगा। अब इस सीक्वेंस में एक आर्काइव मिस हो जाएगी, अब उसके फौरन बाद आपको एक फुल बैकअप देना पड़ेगा, ठीक है। और एक्टिव ग्रुप को आप डेफिनेटली, वो जो करंट ग्रुप है उसको क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर वो राइट कर रहा है, वो करप्ट हो गया, फिर आपको इनकम्प्लीट का भी करना सर बीइंग अ डीबी है, आपका एक इनएक्टिव ग्रुप लॉस होता है, इसका मेंबर लॉस होता है, या आपकी एक्टिव लॉस होता है, इसका मेंबर लॉस होता है, आपको कैसे पता लगेगा? आपको अलर्ट लॉग फाइल में मैसेज आएगा। इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप कुछ करें डेटाबेस को, मैं डेली सुबह आके क्या करता हूँ, खैर हमने तो अलर्ट्स लगाए हुए हैं, अब डेली आके क्या करें, पिछले 12 घंटे की या 24 घंटे की आप अलर्ट लॉग फाइल को रीड करें। तो कोई भी अगर ग्रुप लॉस होगा तो अलर्ट लॉग फाइल में, मेंबर लॉस होगा तो अलर्ट लॉग फाइल में मैसेज आएगा। आपको आईएसक्यूएल प्लस पे डेटाबेस स्टार्टअप शटडाउन करते हुए कोई मैसेज नहीं आएगा। बहुत ज्यादा नहीं थी लंबी, मतलब पूरा रीड करना। नहीं, पूरा नहीं रीड करें ना आप, हमेशा इसको हर हफ्ते के बाद इसको पर्ज कर देते हैं, अलर्ट लॉग फाइल को ड्रॉप कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं RM-F से, वो नहीं खुद ही रीड कर लेगा। और फिर बॉटम आप रीड करते हैं, लेट से आज शाम को 5 बजे आप छोड़ के आए हैं और कल सुबह जाके जाएंगे तो आप टेल करके रात की एंट्रीज और आज शाम 5 बजे से ऑनवर्ड की जितनी एंट्रीज है टेल करके आप देख लेंगे एक ही दफा बस। सर ये हम क्या प्रैक्टिस रख सकते हैं कि हमें पता लग गया अलर्ट अल्फा से कि हमारा एक ग्रुप है जिसकी डेटा पेपर लॉस हो गया, लॉस होना डिलीट ही हो गया सबसे खराब, तो अभी इस वक्त उसका स्टेटस जो है इनएक्टिव, तो हम ये कमांड दे दें अल्टर डेटाबेस के लिए अल्फा ग्रुप वो यूज हो ग्रुप, तो वो उसको खुद ही उसका क्लियर कर देगा।
हाँ आप अगर आप कमांड देंगे तो वो खुद ही कर इसके अलावा कोई तरीका है या क्रिएट ऐड मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। फिर वो जो एग्जिस्टिंग उस नाम से जो मेंबर जो मिस हो गया हुआ है ना उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट डेटाबेस ड्रॉप मेंबर। पर अगर हमें पता लगे कि ये अगर करंट जो हमारा ग्रुप है उसका कोई मेंबर लॉस हो हाँ तो एक दफा लास्ट स्विच करके जब देखें वो इनएक्टिव से एक्टिव पे आ चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, बिल्कुल फिर हम उसको क्लियर कर दें। हाँ बिल्कुल ये तरीका सही नहीं है जैसे कि मैनुअली बिल्कुल आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है। तो आप यूजली हम क्लियर ही करते हैं। ये बहुत कम चांस होता है आप एक दफा मल्टीप्लेक्सिंग कर दें तो आप स्कूल में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जिस तरह हमारी होती है हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं उसके लिए हम ये ऐड हो गए इस तरह 100% डाटा लॉस से बचने के लिए 100% सिक्योर करने के लिए हाँ आप डेटा कार्ड और डेटा कार्ड में भी फिर प्रोटेक्शन मोड्स होते हैं। एक होता है हाई परफॉर्मेंस और हाई अवेलेबिलिटी और एक होता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन जिसमें जीरो डाटा लॉस। उसमें क्या होता है आपका जो करंट डाटा चेंज हो रहा होता है ना वो आपकी करंट रीड लॉक ग्रुप में भी राइट होता है और वो उधर भी आपके दूसरी डाटा कार्ड वाली साइड पे भी राइट होता है। सर पहले वहाँ होता है फिर यहाँ पे हाँ मतलब वो कमिटी तब होता है जब आप दूसरी तरफ भी राइट होता राइट हो जाता है थोड़ा स्लो हो जाता है उससे है। हाँ अगर आपकी लेकिन zero data तो फिर बैठ गया आपका डाटा भी जीबी डाउन हो जाएगा। नहीं हाँ किया जा सकता है इसको अचीव लेकिन हाँ ट्रेड ऑफ है फिर आपको रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर उसमें होता है कम्युनिकेशन मीडियम जो आपका होता है वो आपका स्टेट ऑफ द आर्ट हाँ बिल्कुल रिसोर्सेज उस तरह के चाहिए फिर आपको। आपकी जीबी डाउन हो जाएगी। देखें ट्रेड ऑफ है ना आपको मतलब वो कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं आपको देखें आपको फिर कॉस्ट को देखेंगे तो आपको किसी और जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हमारी एक्चुअली एज अ होल कोई डीआर साइट नहीं है, इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के लिए हमने खुद से कॉन्फ़िगर किया। वैसे अभी हम जा रहे हैं जी डेटा कार्ड वो है लेट्स से एक हमारा ऑफिस है इधर जो डेटा सेंटर है एक वहाँ पे पड़ी हुई है डेटाबेसेस और एक जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे रखी हुई तो उनके दरमियान हमने सेटअप किया और वो डाटा ऑटोमेटिकली एप्लीकेट हो कोई प्रॉपर कुछ एप्लीकेशंस के लिए सबके लिए वो डेटा एज अ होल अब सेंट्रल नहीं है नहीं हाँ एप्लीकेशन स्पेसिफिक है कोई क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो उनके लिए हमने किया हुआ है। और जो आपकी वो है एज अ होल जो सिंगल होना चाहिए आपका पूरा इन्वायरमेंट होना चाहिए उसके लिए उसकी तरफ अभी जा रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट एक डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू होता है कंपनीज के लिए ना तो इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हमारे साथ डाटा सेंटर बनाया उन्होंने अब जो 2.5 बिलियन बहुत बड़ी कॉस्ट वो इसलिए वो कंपनीज वो यूजली जो ना हायर मैनेजमेंट जो बैठी होती है ना वो आईटी को कहते हैं यार ये तो पैसे लगवाने वाले हैं ये तो वो ये नहीं देखते कोई इनका इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या हो डाटा लॉस हो जाए सब कुछ हो जाए कंपनी बंद हो जाए लेकिन वो पैसा नहीं लगाते हैं रिसोर्सेज की तरफ उनको करना पड़ता है। हाँ लेकिन हमारे पास देखना 2.5 रुपए का भी डाटा मांग रहे और वो पता लगे तो P4 में भी रखे जा सकते हैं। आपके पास HP यूनिक्स चल रहा है Solaris चल रहा है क्या चल अच्छा ये वो IBM और P6 सर्वर है या कौन से P सीरीज है मतलब वो है लेट सर्वर लिए थे अच्छा इसके अंदर हम नहीं करते अच्छा जी लॉग फाइल को कैसे क्लियर करते हैं जी आप लॉग फाइल आर्काइव हो गई है तो फिर आप सिंपली करेंगे अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर नहीं है तो नीडेड फॉर डाटा फाइल रिकवरी नहीं है तो आप करेंगे अल्टर डेटाबेस क्लियर अनआर्काइव लॉग फाइल ग्रुप का नंबर। और अगर वो रिकवरी के लिए चाहिए जैसे आपकी एक डाटा फाइल ऐसी थी अब आपकी डेटाबेस एबनॉर्मली डाउन हो गई है अब दोबारा आपने तो एक डाटा फाइल ऐसी है जिसमें कोई डाटा शिफ्ट नहीं हुआ था वो एक्टिव ग्रुप के अंदर था ठीक है वो जब आप डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं तो ऑटोमेटिकल इंस्टेंस रिकवरी होती है। अब वो एक्टिव ग्रुप है ही नहीं इंस्टेंस रिकवरी कैसे करें। अब एक डाटा फाइल ऐसी है जो कि वो इतनी क्रिटिकल नहीं है लेकिन वही सिर्फ फाइल इनकंसिस्टेंट है बाकी फाइल्स कंसिस्टेंट है तो आप क्या करेंगे अल्टर डेटाबेस क्लियर अनआर्काइव्ड लॉग फाइल ग्रुप अनरिकवरेबल डाटा फाइल और फाइल का नंबर या सिंगल कोट्स में नाम और एंटर कर देंगे। उस फाइल को फिर आप ऑफलाइन करेंगे डेटाबेस ओपन कर देंगे। अब वो फाइल आप ऑनलाइन नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो रिकवरी नहीं हो सकती उसको फिर क्या करेंगे फिर ड्रॉप करेंगे। और अगर वो किसी टेबल स्पेस में वो किसी ऐसी टेबल स्पेस का पार्ट है जो कि ड्रॉप की जा सकती है तो पूरी टेबल स्पेस ही ड्रॉप करते हैं। अदरवाइज किसी एक टेबल स्पेस की वो डाटा फाइल ड्रॉप की जा सकती है लेकिन उस केस में फिर ये होगा कि उसके अंदर जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे लेट्स से कोई क्रिटिकल टेबल्स थे तो फिर वो लॉस होगा। यानी अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए वो फुल रिस्टोर करके वो बिल्कुल ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे करेंगे ये नॉर्मली नहीं करते आप। आपके पास पहला ऑप्शन यही है कि बैकअप होना चाहिए ताकि आप उसके सोर्स को रिकवर करें क्योंकि इसमें लॉस आपका बहुत ज्यादा है। बहुत है सर एक टेबल हमने अगर हमारी जिसका डेटाबेस है बजाय कि एक टेबल स्पेस रखे हो उसको कोई 100 GB का टेबल आएगा उसको अगर हम 10 GB की टेबल डाटा फाइल बनाएं तो क्या वो फास्ट होगा या स्लो होगा फिर लोकेट करना पड़ता है। नहीं बिल्कुल स्लो नहीं होगा फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि अंडरलाइंग आपका जो
डिस्क सब सिस्टम है वो किस तरह का है, सैम से स्टोरेज आ रही है, नेस से आ रही है, लोकल डिस्क से, डिस्क की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या सॉलिड स्टेट डिस्क हैं, स्कजी हैं, उनका रीड एंड राइट स्पीड क्या है, आरपीएम्स वो रेवोल्यूशन पर मिनट कितने हैं, बैंडविड्थ उनकी कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेड किस तरह का लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेड लेवल कौन सा है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं नॉर्मली क्या होता है। फिर भी अगर लेट से रेड भी लगा हुआ है, सब कुछ है, बहुत सारी डिस्क हैं, उनके ऊपर एक एलबीएम है, उसके ऊपर रेड लगा हुआ और आपको मिला हुआ है जी, आपको एक चंक नजर आ रहा होगा, एक माउंट पॉइंट नजर आ रहा होगा, उसके नीचे हो सकता है 10 डिस्क हैं, ठीक है, होता है ऐसे है। तो आप रेट इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक डिस्क नजर आ रही होती है, लेकिन इंटरनली वो 5, 6, 8, 10 डिस्क होती है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो ये आपको आइडेंटिफाई हो गया। अब आप उस केस में एक टेबल स्पेस क्रिएट करिए, एक से ज़्यादा टेबल स्पेसिस क्रिएट करें, वो अल्टीमेटली वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, डिफरेंट शिपिंग हो रही है आपकी हार्डवेयर लेवल पे जाके। लेकिन फिर भी बहुत एडवांटेज अगर आप मल्टीपल टेबल स्पेसिस रखें, एक तो डाटा लॉस के चांसेस कम है आपके, एक पर्टिकुलर टेबल स्पेस लॉस हो जाए तो आपको डेटा फाइल या टेबल स्पेस? टेबल स्पेसिस, सिर्फ डाटा फाइल्स नहीं, देखें टेबल स्पेसिस भी क्रिएट करें जो लार्जर टेबल्स हैं। आप टेबल स्पेसिस क्रिएट करते हैं, आप देखें जो नॉर्मली जो होना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो परफॉर्मेंस जिसकी वजह से इंप्रूव भी होगी, आइडेंटिफाई करें टेबल्स को साइजेस के हिसाब से, इंडेक्सेस को साइजेस के हिसाब से, दोनों को अलग अलग। पहली तो बात यह है कि इंडेक्सेस अलग होने चाहिए, टेबल्स अलग होने चाहिए, दोनों के अलग अलग टेबल स्पेसिस में होने चाहिए। और फिर अगर आपकी अंडरलाइंग डिस्क डिफरेंट है आपके पास, तो डिफरेंट डिस्क के ऊपर उनकी डाटा फाइल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, अब टेबल्स के लिए भी मल्टीपल टेबल स्पेसिस होनी चाहिए, टेबल सारे एक ही टेबल स्पेस में नहीं होने चाहिए। अब बड़े टेबल्स के लिए डिफरेंट टेबल स्पेस बनाए, उनका एक्सटेंट साइज बड़ा रखें, उनका ब्लॉक साइज बड़ा रखें। छोटे टेबल्स के लिए डिफरेंट टेबल स्पेस, मीडियम टेबल्स के लिए डिफरेंट टेबल स्पेस बनाए, छोटे टेबल्स के लिए डिफरेंट टेबल स्पेस बनाए। इसी तरीके से इंडेक्सेस को भी करें, बेस्ट प्रैक्टिस ये और ऐसा किया ये भी है पॉसिबल कि हमारे जो प्रोडक्शन की डेटाबेस है उसका एक ही हमारा है, जो हम अपना रिपोर्टिंग के लिए जा करें, जहाँ बैकअप इसके ऊपर टेबल स्पेस का साइज हम बढ़ा तो डाटा एक्विजिशन हो जाएगा नहीं, लेकिन वो फिजिकल जब आप क्योंकि वही टेबल अगर आप आरएमएन से रिस्टोर करें तो वो तो वही टेबल स्पेसिस है ना। बाद में आप ये कर सकते हैं कि आप टेबल स्पेस क्रिएट करें, नहीं बड़े ब्लॉक साइज के साथ, बड़े एक्सटेंट के साथ, और वो जो टेबल्स हैं उनको एक्सटेंट बनाए, वो मूव हो जाएंगे टेबल स्पेस में, इंडेक्सेस मूव हो जाएंगे डिफरेंट टेबल स्पेस के अंदर, रीबिल्ड हो गए डिफरेंट टेबल स्पेस के अंदर चलेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। नहीं कोई आल्टर टेबल का नाम मूव टेबल स्पेस का नाम, वो मूव हो जाएगा। देखें आपके केस में अब टेबल्स का साइज डिपेंड करता है ना कितना है, और दूसरा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज आपको ये होगा कि टेबल्स रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो वो अगर उसमें कोई रो माइग्रेशन हुई है, रो चेनिंग हुई है, या फिर हाई वाटर मार्क काफी हाई सेट हुआ है, तो सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। ये वैसे ही फिक्स हो जाता है, ये वैसे ही फिक्स हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये होगा अगर आप इस तरीके से कर लें अगर वो अपनी टेस्ट डेटाबेस के ऊपर, तो हार्डली मेरे ख्याल में ये हाफ एन आवर के अंदर आपके केस में हो जाना चाहिए। तो हाफ एन आवर के केस में अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो आपकी हाँ बिल्कुल। और दूसरा स्टैटिस्टिक्स, जब भी रिपोर्ट की क्यूरीज चल रही है उससे पहले स्टैटिस्टिक्स जरूर अपडेट कर लेंगे सबके ऊपर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नहीं अपडेटेड होंगे नहीं डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएंगे मेरे ख्याल में, तो काफी ज्यादा आपको एक्सपोनेंशियल बेनिफिट होगा इसको। वैसे तो आपको देखें पहले टेस्ट के ऊपर ये टेस्ट कर लेना चाहिए, अगर ये सक्सेसफुल हो तो फिर प्रोडक्शन के ऊपर भी उनको कहना चाहिए यार ये डिप्लॉय करें, ये चीजें होनी चाहिए, ये एक्सटेंट साइजेस होने चाहिए, ये ब्लॉक साइजेस होने चाहिए इन टेबल्स के लिए, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये आईओ लेआउट होनी चाहिए फाइल्स की, तो ये आपको। और अगर आपके पास रैक है और 11G है तो ASM जरूर यूज करें, जरूर गो फॉर द ASM। आप यहाँ पे बल्कि आप अपनी टेस्ट डेटाबेस है ना उसके लिए ASM कर लें, फायदा होगा। ओके जी, इसको करके देखते हैं जी ताकि आपको पता चले। ठीक है जी, ग्रुप 1 करंट है, बाकी सारे इनएक्टिव है। अच्छा जी, तो यहाँ तो स्विच करते सारे इनएक्टिव हो जाएगा। हाँ
ठीक है जी। डेटाबेस को मैं कर रहा हूँ जी। ग्रुप कौन सा एक्टिव था, करंट था? ग्रुप 1 इज करंट। हम ग्रुप 3 को की फाइल्स को रिमूव करेंगे। वो क्योंकि ASM पे है ना, हाँ एक फाइल तो रिमूव हो सकती है ये वाली। जो ASM पे हो ना वो रिमूव नहीं करते देता वो फाइल इन यूज का आप नॉर्मल फाइल सिस्टम से मूव कर सकते हैं। ASM के ऊपर आपकी अगर फाइल्स पड़ी हो और डेटाबेस चल रही है तो वो नहीं रिमूव करेंगे। ये भी कि वैल्यू एडेड सिक्योरिटी। यस, हाँ वैल्यू एडेड सिक्योरिटी हो गई। अदरवाइज जी इसमें 2 फाइल हैं, हाँ ये जो फाइल्स है ना ये ASM से बाहर है, ये हम रिमूव कर देते बस का सिंबल है। हैं। ठीक है ये रिमूव होगी फाइल। स्विच के लिए सर हाँ स्विच करते हैं। मैं अलर्ट लॉग फाइल को साथ ही टेल माइनस एफ करूँ। तो ये यूज एसएम पे तब तक होती है जब तक इंस्टेंस चल रहा है। यस जब तक इंस्टेंस चल रहा है। ASM का या दूसरा वाला? नहीं दूसरा डेटाबेस। ठीक है जी टेल माइनस एफ किया मैंने इसको। अच्छा जी अब जरा इसको करते हैं जी। थर्ड ग्रुप की थी सर, मेरे ख्याल में 4th की हमने की थी, देखते हैं। ये तो हो गया सर। लॉग नंबर 3 यानी कि 3 पे इस वक्त ये गया स्विच हुआ है। ठीक है जी इस पे कोई एरर नहीं दिया है सर 3 पे कैसे गया ये? जी। 1 पे था तो 3 पे कैसे चला? वो जो सीक्वेंस में चल रहा होता है ना 4 हमने बाद में ऐड किया था, वो जरूरी नहीं है कि वो इनएक्टिव ग्रुप है वो 4th पे ही पेज जाए। वो हो सकता है वो जिस शुरू में जिस सीक्वेंस से चला आ रहा था ना उसी सीक्वेंस से चलेगा। अच्छा 1 2 3 4 नहीं ये देखा जा सकता है सर? हाँ बिल्कुल देखा स्विच जाए। कर करके। हाँ जी स्विच कर करके। अब देखें लॉग ग्रुप 2 पे गया है वो। अब 4 पे गया। सर वो जो दिया नहीं दिया वो किसी के साथ 3 पे से गया। देख लेते हैं देख लेते हैं हमने कौन सी फाइल रिमूव की थी। अच्छा जी और किसी के साथ लिंक भी थी बता। हाँ ये भी है। नहीं लिंक तो थी वैसे, देख लेते हैं इसके। ठीक है जी अब ये एरर दे रहा है इसके ऊपर। अब दोबारा से लॉग स्विचेस करते हैं। अब ये देखें इसने एरर दिया, वो मैं हमें रिमूव नहीं हुई थी। उसने कहा जी एरर्स आपने ओरा जब भी और कंट्रोल फाइल में अलर्ट लॉग फाइल में कोई एरर आएगा ना ओरा डैश और आगे एरर नंबर आएगा। तो कंट्रोल अगर आपने अलर्ट लॉग फाइल को सर्च करना है कोई एरर तो नहीं आए तो आप सर्च करेंगे कंट्रोल ओरा डैश वाले करेंगे, ओरा डैश और आगे एरर नंबर आएगा। अभी उसने देखें ये एरर दिया है, ये एरर दिया उसने अनएबल टू फाइल ऑब्टेन फाइल स्टेटस, लेकिन डेटाबेस डाउन नहीं होगी। ठीक है वो आपने जो स्विच किया वो दिखाएंगे इसमें? ऑल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल किया नहीं तो सर वो अभी क्या है सर पहले क्यों नहीं हो रहा? मैं भी मेरे फाइल को और रिमूव की है। अभी दोबारा रिमूव किया? हाँ अभी मैंने दोबारा किया। ये देखें उसने ये एरर दिया मल्टीपल टाइम्स उसने आप ये एरर दिया, लेकिन वो स्विच कर गया था। स्विच कर गया क्योंकि वो एक मेंबर है ना उसमें। ये सर ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर है जी 4। सर अभी देखेंगे एक्टिव कौन से भी डाल रहा है। हाँ वन और ये एक्टिव बाकी सारे एक्टिव हैं इसलिए कि मैंने लॉग स्विचेस बहुत ज्यादा जल्दी कर किए हैं। ठीक है लेकिन अभी तक यानी कि वो हो जाएगा थोड़ी देर में ना जब चेक पॉइंट कंप्लीट होगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज किया ना ये मशीन स्लो है वो चेक पॉइंट होते हुए टाइम लगेगा। अब देखिए अब जरा इसको करते हैं क्लियर करते हैं। अब ये ग्रुप नंबर है जी लॉग ग्रुप नंबर 4 है जिसमें इशू है। ठीक है हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आप सिंपली ये करते हैं जी अल्टर डेटाबेस क्लियर लॉग फाइल ग्रुप। इससे पहले जरा मैं आर्काइव लॉग में हाँ आर्काइव लॉग अभी तो आर्काइव नहीं हुई है। देख लेते हैं एल करके देखा उसने देखा कोई फाइल नहीं है।
ठीक है ना, ये फाइल मुझे एरर दे रहा है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नो सच फाइल और डायरेक्टरी का मैसेज दिया। अच्छा, अब वो देखेंगे अगर आर्काइव हुई है या नहीं हुई है, अभी हमें पता चल जाएगा। अल्टरनेट डेटाबेस के लिए लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप नंबर 4 मैं कहा जी लॉग फाइल नीडेड फॉर क्रैश रिकवरी इंस्टेंस रिकवरी और दिस। अब हम करेंगे अल्टर सिस्टम मीन्स कि इसके अंदर ऐसा डाटा जो कि डाटा फाइल्स में नहीं गया, तो अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट दोबारा कर लेते हैं। अब टाइम इसलिए ला रहा है कि ओएस पे फाइल क्रिएट करेगा। आप जरा ओएस पे देखते हैं किस नाम से क्रिएट। दूसरा मेंबर था इसलिए आर्काइव भी होगी। हाँ आर्काइव भी होगी क्योंकि उसका एक मेंबर अवेलेबल था ना। हाँ वो ये मैसेज ना देता सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे में जो मैंने फाइल रिमूव की है ये किसी और ग्रुप की थी, देख लेते हैं जरा उसने कहाँ पे ऐड की है। आप ये देखना पड़ेगा उसने कहाँ पे ऐड, मेरे ख्याल में ये डिस्क ग्रुप के ऊपर ही उसने ऐड की होगी, जो डिफॉल्ट डिस्क ग्रुप है। हाँ ग्रुप नंबर देख लेते हैं, सेलेक्ट ग्रुप नंबर अच्छा, उसने नाम चेंज कर दिया क्योंकि वो है ना ओरेकल मैनेज फाइल है ना, ये फाइल एक्चुअली उस नाम से नहीं क्रिएट करता। अगर OMF है तो वो क्या करेगा, एक डिफरेंट नाम से फाइल क्रिएट करेगा। हाँ सर इसने सिंपल डिस्क क्रिएट कर दी है। वो जो पाथ है ना, पाथ वही रखेगा, फाइल का नाम डिफरेंट कर देगा। ठीक है, ये फाइल उसने देखें क्रिएट कर दी। क्लियर है जी। सर पुराने का इसके पास रिकॉर्ड होगा या इसने जो अब ये ऑलरेडी लॉग फाइल एक मेंबर मौजूद है उसके बेसिस पे ये। हाँ मेंबर जो मौजूद है उसकी बेसिस पे साइज वही रखा है, नाम डिफरेंट रख दिया है, पुराने वाले की इन्फॉर्मेशन निकाल दी। अगर वो मतलब एक उसमें एक ही मेंबर है हाँ जी, फिर क्या करेगा? फिर वो क्या ऐड कर लेगा। नहीं भाई एक जो खराब हो देखें एक है या एक से ज्यादा है। अगर वो आपका चेक पॉइंट हो जाता है या अगर वो आर्काइव भी हो, आर्काइव डेफिनेटली नहीं होगा उसके, उसमें आप अनआर्काइव के साथ उसको करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपका वो करंट ग्रुप नहीं है ठीक है सर। क्लियर हो जाएगा। क्लियर का मतलब उसमें मेंबर ऐड कर देगा। परमिशन तो कंट्रोल पर है ही है। हाँ बिल्कुल, इट डजंट मैटर, करंट के केस में इशू होगा, बाकी एक्टिव के केस या इनएक्टिव के केस में इस तरीके से नहीं। सर अगर आपके एक्टिव लॉस हो जाता है तो आपको उसके बाद एक फुल बैकअप लेना चाहिए। एक्टिव लॉस हो जाता है तो पहले तो आप बैकअप तो ले ही नहीं सकते ना। फिर आप नहीं एक्टिव उसको क्लियर करने के बाद फिर नहीं आप एक्टिव को क्लियर कर ही नहीं सकते, आपकी डेटाबेस डाउन हो जाएगी। अब आपको रीस्टोर करना पड़ेगा, डाटा लॉस होगा। वो करंट के केस में, एक्टिव के केस में या एक्टिव, हाँ एक्टिव के केस में अगर आपका एक एक्टिव ग्रुप आपने क्लियर कर दिया और वो आर्काइव नहीं हुआ था तो फौरन से एक बैकअप पे फुल ले लिया, क्योंकि आप हाँ करंट के केस में आप नहीं कर सर वो सकते। करेगा ना क्योंकि हमें अनआर्काइव लिखना पड़ेगा। हाँ तो जब हम ये करें तो फिर आपको बैकअप ले लेना। तो नहीं जाएगा ना ऐसे करेगा तो वो ऐसे क्लियर नहीं करने देंगे। क्लियर करने नहीं देगा, लेकिन अगर वो आर्काइव हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें सारे मेंबर ही लॉस हो गए, तो फिर तो आपको अनआर्काइव के साथ करने पड़ेगा। उसके बाद फुल बैकअप फौरन से ले लेना चाहिए, डाटा लॉस से बच जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, रिकवरिंग फ्रॉम अ लॉस्ट इंडेक्स टेबल स्पेस। अगर आपके इंडेक्सेस अलग हैं टेबल स्पेस में तो एडवांटेज ये है कि अगर उस टेबल स्पेस की फाइल्स अगर डिलीट या करप्ट हो जाती हैं तो फिर सबसे पहला ऑप्शन तो ये होना चाहिए आपके पास बैकअप हो तो आप रिस्टोर करें, रिकवर कर लें। अगर नहीं है बैकअप तो फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप टेबल स्पेस ही ड्रॉप कर दें पूरी, दोबारा से इंडेक्स नई टेबल स्पेस क्रिएट करें। इंडेक्सेस क्रिएट करने के स्क्रिप्ट्स आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, सारी चीजें टेबल्स के क्रिएट करने के स्क्रिप्ट्स आपके इंपॉर्टेंट स्कीमास के वो स्क्रिप्ट्स होने चाहिए आपके पास। सेव बैकअप तो होना ही होना चाहिए, फिजिकल बैकअप आपके पास, टेबल क्रिएशन के स्क्रिप्ट, टेबल स्पेसिस क्रिएशन के स्क्रिप्ट्स, इंडेक्सेस क्रिएशन के स्क्रिप्ट्स, ये सारे आपके पास रेडी अवेलेबल होने चाहिए। अगर कोई किसी टेबल को एक दूसरी टेबल स्पेस में मूव करते हैं, इंडेक्सेस को रिबिल्ड करके किसी दूसरी टेबल स्पेस में मूव करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट्स अपडेट कर लेने चाहिए आपको। यानी कि ये एक ऐसी चीज है जो आपके पास हर वक्त होनी चाहिए। तो लेट्स अगर आपके पास बैकअप नहीं है, नई टेबल स्पेस क्रिएट करें और वो स्क्रिप्ट चला दें, इंडेक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको रिकवरी नहीं करनी पड़ेगी अगर बैकअप नहीं है। तो बेस्ट पॉसिबल तरीका तो यह है कि बैकअप होना चाहिए। बैकअप लेंगे अगर आपके पास 32 GB की वो टेबल स्पेस है या 50 GB की टेबल स्पेस है तो वो जल्दी रिस्टोर एंड रिकवर हो जाएगी, इंस्टेड के आप इंडेक्सेस को नए सिरे से क्रिएट करने चाहिए, वो बहुत टाइम ले लेंगे। तो रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं? पैरेलल के ऑप्शन के साथ, नो लॉगिंग के साथ उससे जल्दी हो जाएंगे। पैरेलल के साथ ये करेगा कि इंडेक्सेस में आप बता सकते हैं, जैसे पैरेलल 4 किया हुआ है
ज़्यादा प्रोसेसेस इन्वोक होंगे जो कि इंडेक्सेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट में भी पैरेलल किया जा सकता बिल्कुल क्रिएट में भी किया जा सकता है, रीबिल्ड में भी किया जा सकता है। टेबल है। क्रिएट करते क्या वक्त होता है नो लॉगिंग में रीडू जनरेट नहीं होगी। जो रीडू लॉग बफर में जाता है ना, वो टेबल के को भी नो लॉगिंग किया जा सकता है, टेबल स्पेस को भी किया जा सकता है, पर्टिकुलर इंडेक्स को भी किया जा सकता है। डायरेक्ट पाथ यूज करते हैं वो। हाँ उस केस में, लेकिन इशू ये होगा फिर वो रिकवरेबल नहीं होगा अगर आपने किसी को नो लॉगिंग कर दो, क्योंकि रीडू नहीं जाएगी ना आर्काइव में, वो रीडू में इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, वो फिर वो सारी चीज़ें वो डायरेक्ट डेटाबेस फाइल में जा रही हैं, वो रीडू में नहीं जा रही। फास्ट हो जाएगा लेकिन वो रिकवरेबल नहीं होगा अगर इन केस रिकवरी करनी पड़े। समझ आ रही है? है वो आर्काइव बेसिकली उसमें है ही नहीं, क्योंकि गया ही नहीं ना Redo है। उस पर्टिकुलर टेबल, बाकी टेबल्स का तो गया, उस टेबल्स का गया ही नहीं है उसकी चेंजेस के बाद, तो वो रिकवर ये मतलब वहां पे करना चाहिए जब जिसको हम डाटा बर्दाश्त करना बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त कर सकते। देन है जी ऑथेंटिकेशन मेथड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। लोकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है या रिमोट हो सकती है। रिमोट के केस में आपको हमेशा पासवर्ड फाइल चाहिए होती है। आप लेट्स से सिस यूजर से रिमोटली कनेक्ट हो रहे हैं तो आप करते हैं कनेक्ट सिस @/password @database का नाम @sysdb, और वो जब आप पासवर्ड देते हैं तो वो पासवर्ड फाइल से उस डेटाबेस की के ऊपर जाके जो पासवर्ड फाइल उसकी क्रिएटेड है उससे वेरीफाई होता है। अगर पासवर्ड फाइल नहीं है तो एरर आ जाएगा। लोकल ओएस के ऊपर है तो आप पासवर्ड फाइल के थ्रू भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल होती है, आप जो भी पासवर्ड देंगे सिस का कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप SSH कर सकते हैं ना अपने उस सर्वर को, तो आपको सिस का पासवर्ड नहीं चाहिए, आप /sysdb करें कनेक्ट हो जाएगा। मैं ख्याल उसको किया है वो जो होता है ना कि अच्छा अच्छा, ये वो कैसे किया होगा, उन्होंने ग्रुप से निकाला होगा, इसके अलावा तो क्या कर सकते हैं। वो ग्रुप है ना जो आपका जो उस पर्टिकुलर यूजर का जो ग्रुप है, लेट्स से DBA ग्रुप है, SQLnet आटोरा में भी एक होता है ना, लेकिन वो विंडोज के लिए है, वो लाइनक्स यूनिक्स के लिए है। DBA ग्रुप से निकाला वो हाँ तो उसको दोबारा DBA ग्रुप में डाल दें और वो फाइल भी आपने बताई थी जिसमें कुछ हम हैश करते हैं, उसमें कुछ वही SQLnet आटोरा फाइल, वो सिर्फ विंडोज के लिए। NTS एक पैरामीटर होता है, SQLnet डॉट ऑथेंटिकेशन एंड उसको सर्विसेज इक्वल टू NTS होता है, वो विंडोज के केस में, वो लाइनक्स यूनिक्स के केस में नहीं है। यानी कि इसमें सिर्फ आप वो उसको ग्रुप से निकाल दें, हम उसको डाल देंगे तो स्लैश से वो हाँ /sysdb से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन सर वो उस हम SSH करके जाएंगे तो फिर भी करेगा। हाँ जैसे मर्जी आप उस मशीन पे ना SSH करके आप उस मशीन पे एक दफा चले गए और SU करके उस यूजर से आप रूट से अगर आप लॉगिन हो जाएं तो SU करके किसी यूजर से भी जा सकते हैं। SU करके चले गए आप, और वैसे भी ग्रुप चेंज करने के लिए तो आपको वैसे भी वो चाहिए होगा। जैसे आप कह रहे हैं ना, वैसे बता रहे हैं जो सिचुएशन, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ग्रुप से निकाला होगा, वो ये रिस्क नहीं ले सकते होंगे, ये रिस्क नहीं ले सकते कि वो इसको निकाल दें, क्योंकि वो हो सकता है वो कहें यार ये पता नहीं क्या हो जाए इससे, तो मेरा नहीं ख्याल ग्रुप से निकाला। अच्छा, और अगर आप लोकल ओएस के ऊपर हैं तो ओएस ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। कनेक्ट सिस और जो मर्जी पासवर्ड दें या ना दें, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो वाली पासवर्ड में मान लेंगे। हाँ जो मर्जी दें, इन्होंने किया भी नहीं, नहीं, हमने हमने काफी से मान ट्राई लेगा। ट्राई भी नहीं किया। हाँ नहीं कंफर्म है। लोकल है पासवर्ड फाइल आगे बनी है, आप जो वाली पासवर्ड वो मान लेगा वो। हाँ पासवर्ड के फाइल की तरफ जाता ही नहीं है ना वो, और ओएस ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है तो प्रेसिडेंस ओएस ऑथेंटिकेशन ये के नहीं होता कि गलत हो करता जब स्लैश करके जाओ उसके अंदर नहीं, आप पासवर्ड ABC दे दें पहले दफा, हाँ करें ना, यहाँ पे आप SQL प्लस करें और सिस उसका पासवर्ड पहली दफा कुछ और दीजिएगा, दूसरी दफा कुछ और दीजिएगा, तीसरी दफा कुछ और दे दें, इट डजंट मैटर। SysDB पासवर्ड मांगेगा आपसे, आप सिंपली एंटर कर दें, सिंपली एंटर कर दें, क्योंकि वो एस ऑथेंटिकेशन के थ्रू जा रहा है, पासवर्ड फाइल को तो वेरीफाई नहीं कर रहा, ठीक है। और लेट्स से अगर उन्होंने पासवर्ड लगाया हो भी हुआ है तो आप पासवर्ड फाइल रिमूव करें, दोबारा नहीं क्रिएट करें, हाँ, उसमें नया पासवर्ड दे दें। ठीक है। अब ये देखें आप, जैसे आपने किसी यूजर को SysDB के राइट्स देने हो ना, तो ग्रांट SysDB टू यूजर का नाम देते हैं, तो उस यूजर की का पासवर्ड जाकर पासवर्ड फाइल के अंदर सेव हो जाता है, क्योंकि उसने उस वक्त भी कनेक्ट होना होता है जब डेटाबेस डाउन होती है। तो आपके पासवर्ड फाइल अगर मिसिंग हो तो एरर आता है जी कि आप इस यूजर को SysDB के राइट्स नहीं दे सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, पूरा PWD की यूटिलिटी है, आपकी पासवर्ड फाइल हमेशा पड़ी होती है ओरेकल होम में DBS के फोल्डर में, और पासवर्ड फाइल का नाम हमेशा जो है वो होगा, और आप PW आगे आपकी डेटाबेस का नाम, जबकि अगर आप डेटाबेस आपकी वो विंडोज की एनवायरनमेंट है और आप PWD और आगे डेटाबेस का नाम होगा, ठीक है। ये दोनों में ये फर्क है। और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड दे देंगे, एंट्रीज इक्वल टू जितनी मर्जी दे दें, बाय डिफॉल्ट नहीं देंगे तो सिर्फ इसका पासवर्ड उसमें सेव होगा। एंट्रीज इक्वल टू 5 कर देते हैं तो 5 और यूजर्स को आप SysDB के राइट्स दे सकते हैं, उनके पासवर्ड उसमें सेव हो सकते हैं। तो पासवर्ड फाइल रिमूव करके नहीं ऐड करना, और PWD को उस फाइल का नाम पासवर्ड करें जरा, करेंगे इसको देख के पासवर्ड फाइल रिमूव करें, ओरेकल होम में जाएं, DBS के फोल्डर में जाएं, अपनी पासवर्ड फाइल डेटाबेस की पासवर्ड फाइल को आइडेंटिफाई करें, उसको नाम चेंज कर दें या रिमूव कर दें। सर अगर हमने 5 एंट्रीज कर दी, बाद में हमें पता लगा यार 8 यूजर्स को SysDB देने, फिर तो डिलीट करके नहीं बना लेंगे, तो सबके सब पासवर्ड दोबारा सेट नहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही कर लेगा।
यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपने जिसको सिस्टम पे पहले दिया, हमने 5 यूजर को पासवर्ड पहले सेट किए थे। हाँ वो खुद ही कर लेगा। वो पुराने पासवर्ड। हाँ यू डोंट नीड, उनको दोबारा से सिस्टम पे राइट्स नहीं आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, हमने डिलीट ही कर दी तो वो डाटा डिक्शनरी से कोड उठा लेगा। अच्छा, उधर की इंफॉर्मेशन हाँ उधर नहीं तो और पासवर्ड भी आ रहे हैं। हाँ नंबर ऑफ यूजर पासवर्ड फाइल रिमूव करें, नहीं क्रिएट करें, एंट्रीज इक्वल टू ग्रेटर एंट्रीज। सर फिर वो नए पासवर्ड यूजर को बताएंगे आप नए पासवर्ड अपनी रीसेट करें। वो खुद ही रीसेट कर लें। नहीं वो मेरे पासवर्ड वही रखेगा जो पहले से। अच्छा वो उधर अगर ओएस ऑथेंटिकेशन अगर आपने डिसेबल करनी है तो लेट्स से ये एक यूजर है, ये डीबीए ग्रुप का पार्ट है। जो भी आपने ओरा डीबीए का ग्रुप जो डिक्लेयर किया था, मैंने डीबीए किया था डिक्लेयर। हाँ तो डीबीए किया तो इसको यहाँ से निकाल दें आप। मैं क्या करता हूँ, आपको उसके लिए रूट यूजर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप करेंगे जी यूजर मॉड -G, लेट्स से यूजर्स कर दें माइनस कैपिटल G, बाकी सारे ग्रुप्स वही रहने दें जो ऑलरेडी उसको मिले हुए थे। जैसे इस केस में ओ इंस्टॉल मिला हुआ था, नहीं उसका ये देखें डीबी उसका सेकेंडरी ग्रुप था, ये प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप वही रहने देते हैं हम, ओ इंस्टॉल ही रहने देते हैं। अगर आप सारे ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली -G करके ग्रुप्स का नाम दे दें। मैं इसको करता हूँ जी ओ इंस्टॉल, इनेबल के सारे चेंज कर दें। आप इसको करें, ये आप अपने पास इंफॉर्मेशन से रख लें कि उसके पास ऑलरेडी कौन से ग्रुप्स थे। ठीक है, और फिर उसका ग्रुप अगर हम चेंज करना था यूजर मॉड -G, यूजर्स के नाम से ग्रुप बना होता है बाय डिफॉल्ट, या उस यूजर के नाम से भी बना होगा, ओरेकल के नाम से ग्रुप, वो दे दें आप, और आगे यूजर का नाम। आप आईडी ओरेकल करें। अब यहां से आपको SU या नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। SU माइनस ओरेकल करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सेशन है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप यहाँ पे SU माइनस करके करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप करते हैं SQ प्लस, हमने इस यूजर को आरेगा कि ग्रुप से निकालने की किसी डीबीए के ग्रुप से निकालने की। हमने इस यूजर को यस डीबीए के नहीं, मैंने इसको डीबीए के ग्रुप, मैंने -G किया ना तो उसने प्राइमरी ग्रुप चेंज किया। अगर आपका आपने ये देखिए, आप ये देखिएगा कि डीबीए उसका ग्रुप प्राइमरी है या सेकेंडरी है। देखिए इस केस में सेकेंडरी था सर। हाँ सेकेंडरी है तो फिर -G के साथ करेंगे उसको आप चेंज। -G के साथ करेंगे, उसको डीबीए ग्रुप से निकालना है आपने। अब आईडी किससे? ठीक है, प्राइमरी ग्रुप बेशक दोबारा से वही सेट कर दें जो था वो इंस्टॉल था, डीबीए तो बेसिकली उसका प्राइमरी सेकेंडरी कहीं पे भी नहीं वो कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ से SU माइनस ओरेकल करते हैं और SQ प्लस /SSD, अब वो इंस्ट्रक्शन प्रिविलेजेस आपको दोबारा से चेंज कर देते हैं इसको। ये मैंने फाइल डिलीट की है और यूजर भी निकाल दिया आएगा। क्या किया आपने? फाइल डिलीट करके यूजर निकाल दिए, फिर भी हो गया। नहीं आपने उसको वो फाइल बेशक डिलीट कर देना। ओएस ऑथेंटिकेशन अगर इनेबल है तो फाइल को तो रीड ही नहीं करता ना। फिर नहीं वो डीबीए के ग्रुप से निकाल दिया। लेकिन आप वो देखें, वो पहले से आप उस टर्मिनल में होंगे, जिस टर्मिनल में आपने या तो लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन हो, या जिस टर्मिनल में हैं उससे SU माइनस करें, SU माइनस ओरेकल करें ताकि वो नए सिरे से उसकी इन्वायरमेंट एग्जीक्यूट हो। चीज छोटा होगा छोटा जी है प्राइमरी ग्रुप के लिए हुआ है इस बार। लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन होंगे तो वो नहीं करना चाहिए। हाँ ये आता है। अगर आप उसी पाथ पे तो फिर पाथ आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी DPS के फोल्डर में तो फिर सिर्फ फाइल का नाम दे RPW और आगे SID सर, और आप PW और आपकी डेटाबेस की सिग और आगे स्पेस दे के पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड जो भी देना चाहते हैं। मैं भी ये सोचा क्योंकि मैंने जो है वो नाम तक देख लिया, वो नहीं मानता। एंटिटीज की जरूरी है कीवर्ड देना? नहीं, ना दे तो बाय डिफॉल्ट की एक ही और पासवर्ड केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, जिस केस में एंटर करेंगे वही आपको फिर पासवर्ड होगा।
सर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल जाएगा तो कमांड तो हम तो बिना रन कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी सिर्फ डेटाबेस, अकेले डेटाबेस या एप्लीकेशन लेवल पे नहीं लगाई। पासवर्ड फाइल के अंदर सिर्फ 6 DBS की इंफॉर्मेशन। यस, हम अगर कुछ करें तो बस कुछ भी होगा ही होगा। हाँ, और ऑथेंटिकेशन इनेबल है तो कुछ भी नहीं होगा, तो मसला नहीं होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। मुझे ये कि जब वो खुद लाने हो नहीं हो सके। नहीं, अगर वो लेट्स से ऑथेंटिकेशन इनेबल है, अगर वो ऑथेंटिकेशन इनेबल है तो वो पासवर्ड पुराना ही यूज कर रहे होंगे, तो वो यही समझेंगे पासवर्ड यही चल रहा है। जो मर्जी पासवर्ड जो चलेगा वो हाँ, वो वही पासवर्ड चलेगा उनका। ये जा करके देखो। नहीं तो उस केस में अगर ऑथेंटिकेशन जरूरत है, इनेबल है, तो फिर तो आपको ये करने की जरूरत नहीं कुछ स्लैश ऐसे चेंज करके हम लोग भी निकाल देंगे। हाँ, सारे बेटा नहीं दो ऐसा मसला छूटा नहीं है हम उसको एक साल वैसे ही लाते रहे। और फिर तो कहेंगे यार डेटाबेस क्रैश हो गया, ये तो कुपा का। और ये कह रहे हैं पर कि डीआर से पहुंच जाए नहीं तो ऐसा हो गया। अरे बीबीए को बड़ा लगा मैं तो बुद्धू गाड़ी देखी इसलिए जरूर इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा ये कंसेप्ट, ठीक है, इसलिए जरा गौर से सुनिएगा इसको, ठीक है जी। कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट रिकवरी। कंप्लीट रिकवरी क्या है? जहां पे आपका डाटा लॉस कुछ भी नहीं है, वो आपकी कंप्लीट रिकवरी है। आपकी एक डाटा फाइल करप्ट होगी, डिलीट होगी, कोई भी डाटा फाइल थी, आपने उसको रीस्टोर किया, आपके पास सारी आर्काइव्स अवेलेबल हैं, आपने वो अप्लाई की, करंट रीडू ग्रुप भी है, एक्टिव भी है, उसकी रीडू भी अप्लाई की, उसके ऊपर कंप्लीट रिकवरी है। इसमें डाटा लॉस नहीं है, ठीक है। दो तरह की रिकवरी थी, ये याद रखिएगा, एक है कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट, या उसको पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी कहते हैं, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, ये कोई बोलना नहीं है कभी। दो तरह की रिकवरीज हैं फिजिकल बैकअप्स के केस में, चाहे वो यूजर मैनेज बैकअप है, चाहे वो आर्टमैन के थ्रू है। दो तरह की रिकवरीज हैं, एक है कंप्लीट रिकवरी, जीरो डाटा लॉस है उसमें, एक इनकम्प्लीट रिकवरी या पॉइंट इन टाइम रिकवरी है, उसमें डाटा लॉस होता है। डिस्कस करते हैं इसको। कंप्लीट रिकवरी ब्रिंग्स द डेटाबेस अप टू द प्रेजेंट इंक्लूडिंग ऑल committed data changes made to the point in time when the recovery was requested. Last committed transaction तक आपका डाटा आ जाता है, zero data loss. Incomplete recovery brings the database up to a specified point in time in the past before the recovery operation was requested. Data loss होता है। यहाँ पे जरा डायग्राम में देखिएगा, अच्छा, आप करंटली इस स्टेज के ऊपर हैं, यू आर हेयर, आपके पास, और बैकअप आपके पास जो है वो ये है, यहाँ पे आपके पास बैकअप है, ये एक दिन पुराना है या एक घंटा पुराना है या एक हफ्ता पुराना है, जो भी है। अब यहाँ पे कोई एक डाटा फाइल आपकी लॉस हो गई इस स्टेज पे, आपने उस बैकअप में से उसको रिस्टोर किया, उसके बाद सारी आर्काइव्स अप्लाई करके स्टेज पे ले गया, आगे आपने कंप्लीट रिकवरी की, ठीक है। अगर आपने वो कंप्लीट रिकवरी नहीं कर सके, या आपको कहा जाता है यार मुझे डेटाबेस इस स्टेज पे नहीं चाहिए, ये 10 बजे का टाइम है, मुझे चाहिए जी ये 8 बजे के टाइम पे, ये इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो सिचुएशन थी वो चाहिए, तो वो फिर कंप्लीट रिकवरी नहीं है, वो इनकम्प्लीट रिकवरी है। वो किसी भी यानी कि इस टाइम के अलावा इस टाइम में किसी टाइम तक की भी वो रिकवरी है तो वो इनकम्प्लीट रिकवरी है। वो आप इसको पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी कहते हैं। वो किस वजह से की जा सकती है? एक पर्टिकुलर स्टेज के पे जो डेटाबेस की स्टेट थी वो आपको चाहिए, या आप कंप्लीट रिकवरी परफॉर्म नहीं कर सकते, आर्काइव कोई मिसिंग है, या फिर हाँ आपका करंट एक्टिव और करंट जो ग्रुप है वो मिस हो गए, फिर भी आपको इनकम्प्लीट रिकवरी जाना पड़ेगा। तो ये रीजन हो सकते हैं इनकम्प्लीट रिकवरी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है रिकवर करने के, एक है कंप्लीट रिकवरी और एक है इनकम्प्लीट रिकवरी या पॉइंट इन टाइम रिकवरी। चाहे कंप्लीट है चाहे इनकम्प्लीट है, प्रोसेस एक ही तरीके से है। सबसे पहले आप डाटा फाइल रिस्टोर करते हैं, फिर चेंजेस अप्लाई करते हैं, उस केस में कमिटेड डाटा फाइल्स के अंदर आ जाएगा, अंडू के थ्रू रोल बैक होगा और फिर आपकी डेटाबेस रिकवर्ड स्टेट में आ जाएगी जब आप रिकवरी करेंगे। ये कंप्लीट रिकवरी के केस में, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी लेट से पॉइंट इन टाइम रिकवरी करनी है, आपकी रेडिडुला ग्रुप्स आपके करप्ट हो गए और वो करंट ग्रुप था, तो आप क्या करेंगे? रीस्टोर करेंगे आप सारी फाइल्स। अच्छा, एक दोनों में डिफरेंस ये भी है, कंप्लीट रिकवरी और इनकम्प्लीट में। कंप्लीट के केस में ये है कि अगर आपकी एक डाटा फाइल लॉस हुई है तो सिर्फ उसी फाइल को रीस्टोर करेंगे और रिकवर करेंगे, ठीक है। अगर आपकी इनकम्प्लीट रिकवरी के केस में एक डाटा फाइल लॉस हो गई है
और साथ ही आपका वो ग्रुप भी लॉस हो गया या वो डाटा फाइल लॉस हो गई, उसके बाद ये था कि एक आर्काइव मिसिंग थी गैप सीक्वेंस में, अब आप कंप्लीट रिकवरी नहीं कर सकते, अब आपको सारी डाटा फाइल्स रिस्टोर करनी पड़ेगी, सिर्फ डाटा फाइल्स, नो कंट्रोल फाइल्स, उस टेबल स्पेस की नहीं सारी पूरी डेटाबेस की, पूरी डेटाबेस की सारी सिर्फ डाटा फाइल्स, रीडू लॉग फाइल्स नहीं, कंट्रोल फाइल्स नहीं, कंट्रोल फाइल्स वही रखेंगे, रीडू लॉग फाइल्स वही रखेंगे, और सारी डाटा फाइल्स रिस्टोर करेंगे और उनको एक साथ आगे लेके आएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ब्रेक करेंगे तो एक पीछे रह जाएगी, बाकी हाँ बाकी आगे ले जाएंगे, एक साथ आगे लेके आएंगे और जिस पॉइंट इन टाइम तक आप आ जाएंगे उसके बाद डेटाबेस को रीसेट लॉग्स के साथ ओपन कर देंगे, ये याद रखिएगा। कंप्लीट रिकवरी के केस में आप सिंपली रिस्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं, टेबल स्पेस या ऑनलाइन ले आते हैं या डाटा फाइल ले आते हैं या डेटाबेस को ऑनलाइन ले आते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। अगर मोस्ट स्टेज पे कंट्रोल फाइल को अगर हम नहीं वही रखनी चाहिए, कंट्रोल फाइल उस पोजीशन पे या जो फिर हमारी करंट जब रीसेट लॉक करोगे तो रीसेट लॉग्स इसीलिए कर रहे हैं ना, रीसेट लॉग के केस में क्या करेगा, मैच कर देगा, यानी कि आपने रीसेट लॉग्स, अगर आप रीसेट लॉग्स नहीं करेंगे ना तो कंट्रोल फाइल आपको कंप्लेन करेगी, वो कहेगी यार अभी बहुत सारी मिसिंग ऐसी हैं जिसको जो नहीं अप्लाई हुए तो मैं ओपन नहीं करते, तो आप रीसेट लॉग्स करेंगे तो उसको फोर्सफुली करेंगे नहीं, हमने यहीं तक इसको फोर्सफुली रखना है, तो उसको कंट्रोल फाइल को उस पॉइंट पर रीसेट कर देगा। अब डेटाबेस समझ लें, वो नई डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ये समझ लें, अब पुराने बैकअप्स आपके इनवैलिड हो गए सारे, फौरन से उस डेटाबेस का नए सिरे से बैकअप लेना शुरू कर दें। आपने इनकम्प्लीट एक रिकवरी परफॉर्म कर दी, एक डेटाबेस की होती है इनकारनेशन, इनकारनेशन होती है, ठीक है, एक डेटाबेस की होती है जी इनकारनेशन। कंट्रोल फाइल में रिकॉर्ड होती है, डाटा फाइल्स में रिकॉर्ड होती है और बैकअप्स के अंदर भी रिकॉर्ड होती है। इनकारनेशन शुरू में आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे 1 होगी, जब तक थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस डेटाबेस ये हमेशा 1 ही रहेगी, जब तक कि आप इनकम्प्लीट रिकवरी नहीं करते और रीसेट लॉग्स के साथ डेटाबेस ओपन नहीं करते। आप कंप्लीट करते हैं तो कोई मसला नहीं है, रीसेट लॉग्स के साथ आपने इनकम्प्लीट के केस में हमेशा रीसेट लॉग्स के साथ डेटाबेस ओपन ओपन होगी भी नहीं होगी, जो फोर्सफुली ओपन करें, फिर उस केस में इनकारनेशन चेंज हो जाएगी। जब इनकारनेशन चेंज होगी, पुराने बैकअप में इनकारनेशन 1 है, वो जब रिस्टोर इसके साथ करने जाएंगे एरर दे देगा यार ये तो इस डेटाबेस का बैकअप ही है, तो इसके फौरन बाद आप नया बैकअप लेना शुरू करते हैं, फुल बैकअप लें, उसके बाद आर्काइव्स के बैकअप लें। एक तो इनकारनेशन चेंज हो जाएगी, दूसरा लॉग सीक्वेंस नंबर रीसेट हो जाएंगे। अगर आपका लॉग सीक्वेंस नंबर पहुंचा हुआ था लेट से जी 1000 के ऊपर, तो वो दोबारा से 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये दो काम हमारी लॉग में आपने और है फिर भी आप इनकम्प्लीट कर रहे हैं। इनकम्प्लीट रिकवरी परफॉर्म, इनकम्प्लीट रिकवरी आप परफॉर्म ही आप आर्काइव मोड में ही कर सकते हैं, नो आर्काइव मोड में तो आप इनकम्प्लीट उसके ऊपर तो रीडू अप्लाई नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक है जी। इसमें एक क्वेश्चन है, हमारे सारे टेबल सेट एक डाटा फाइल करप्ट हुई, उसकी वजह से हमें तमाम डाटा फाइल को पीछे नहीं जाना, यानी कि जो डाटा बाकी में बचा है वो भी हमें जाया करना पड़ा। यही बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये कि वो बैकअप लेके कहीं और रखी, फिर उसे इंसर्ट की स्टेटमेंट जनरेट करा के उन्हें बचा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्लीट रिकवरी एक और रीजन की वजह से भी करनी पड़ सकती है। आपका कोई टेबल ड्रॉप हो गया, बड़ा क्रिटिकल टेबल था, अब आपने इनकम्प्लीट, अब वो टेबल ड्रॉप हुआ था अभी से 4 घंटे पहले, अभी आइडेंटिफाई हुआ, 4 घंटे के इंटरवल में बहुत ज्यादा काम हुआ। अब अगर आप देखें टेबल ड्रॉप हुआ है, डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, डेटाबेस चलती रहेगी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। आपके यूजर शोर करेंगे यार एप्लीकेशन में एरर आ रहे हैं, फॉर्म्स पे एरर आ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स नहीं चल रही, अब आपको वो टेबल चाहिए। अब इस केस में भी इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाना पड़ेगा आपको। आप क्या करेंगे, डेटाबेस को शट डाउन करेंगे, कंट्रोल फाइल्स रहने देंगे, डाटा फाइल्स पिछला बैकअप रिस्टोर करेंगे, तो 4 घंटे पहले वाली स्टेट के ऊपर उसको रिस्टोर करेंगे सारी डाटा फाइल्स को, और रीसेट लॉग्स के साथ ओपन करेंगे। उस केस में क्या होगा, 4 घंटे का डाटा लॉस। अच्छा, उसका बेहतर तरीका क्या होता है इस केस में, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट्स की वजह से इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़े, तो आप सारा बैकअप टेस्ट एनवायरनमेंट पे ले जाएं, वहां पे पॉइंट इन टाइम रिकवरी करें, वो टेबल जब वापस आ जाए उसको एक्सपोर्ट करें, इधर आगे इंपोर्ट करें, डाटा लॉस नहीं होगा प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे ही किया जाता है। आप बताते हैं इसमें डिलीट होता है तो रीसाइकिल बिन में बेसिकली जाता है, वैसे तो चला जाता है, लेट से रिसाइकिल बिन से भी निकल गया तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, फिर इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है जी। फ्लैशबैक के थ्रू भी सब स्टोर किया जाता है, बिल्कुल, अगर वो फ्लैशबैक के थ्रू उस वक्त किया जा सकता है। देखें, जब आपके पास वो रिसाइकिल बिन में है या वो फ्लैशबैक लॉग्स आपके पास अवेलेबल है, अभी हम रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करें, इसलिए हम फ्लैशबैक नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। आप ये समझेंगे फ्लैशबैक के नाम से कोई चीज़ नहीं है, अभी आपके पास सिर्फ रिकवरी है, ठीक है। और रिकवरी के लिए आपको ट्रेडिशनल बैकअप चाहिए, ठीक है। रीड ओनली टेबल स्पेस अगर आपने रिकवर करनी हो तो यू डू नॉट हैव टू पुट इन इट इन द बैकअप मोड एंड अच्छा
वो सिंपली क्या करें, रीस्टोर करें, उसको रिकवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने उसको रीड राइट कन्वर्ट नहीं किया हुआ। अगर आपने उसको रीड राइट कन्वर्ट कर दिया हुआ था, बैकअप लेते वो रीड ओनली थी, जब वो उसकी डाटा फाइल करप्ट हुई तो वो रीड राइट कन्वर्ट हो चुकी हुई थी, फिर उस केस में आपको रीस्टोर करने के बाद उसके ऊपर रीडू सर आपको बैकअप के बाद डीडीएल परफॉर्म हो गई थी, तो फिर आपको रिकवर भी करना पड़ेगा, चेंजेस कोई भी होगी तो रिकवर करेंगे। अच्छा, नो लॉगिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपने क्रिएट किए, जैसे आपने एक टेबल में देखें, आपने टेबल नो लॉगिंग के साथ क्रिएट किया, उसमें डाटा इंसर्ट किया आपने, तो इस टेबल का जितना भी रीडू होगी वो नहीं जाएगी। अब अगर आपने इस पर्टिकुलर डाटा फाइल को जिसमें या इस टेबल स्पेस को आपने रिकवर किया जिसमें ये टेबल था, तो ये टेबल आपको ड्रॉप ही करना पड़ेगा, अब ये इनवैलिड हो जाएगा, इसमें डाटा नहीं, डेफिनेटली वो रिकवर नहीं कर पा रहा। रीडू में इन्फॉर्मेशन सर एक दफा नो लॉगिंग से टेबल क्रिएट कर दिया, उसको बाद में लॉगिंग कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल करना, हाँ बिल्कुल, ऑल्टर टेबल से टेबल टेबल को कॉपी लॉगिंग, हाँ जी। और कंट्रोल फाइल अगर आपकी लॉस हो जाए, तो कंट्रोल फाइल की लॉस की जो की वजह से ना आपके पास अब दो चीजें जो आपने देखनी होती है कंट्रोल फाइल की वजह के लिए, कि वो आपने इसको कैसे रिकवर करना है। अच्छा, कंट्रोल फाइल आपकी जी ये आपको बता रहा है जी कि आपकी लॉग रीडू लॉग फाइल्स, रीडू लॉग ग्रुप्स, ठीक है। और ये जो आपको स्टेटसेस बता रहा है, ये जो पर्टिकुलर, और ये जो आपको ये दोनों बता रहा है, ये आपको डाटा फाइल बता रहा है, ठीक है जी। अगर आपकी रीडू लॉग ग्रुप्स कंट्रोल फाइल सारी लॉस होगी, ये ऑल कंट्रोल फाइल्स का कहते हैं, तो अगर आपका जो ग्रुप है, रीडू लॉग ग्रुप्स हैं, वो सारे अवेलेबल हैं, तो आप क्या करेंगे, बैकअप कंट्रोल फाइल को रिस्टोर करेंगे। कंट्रोल फाइल का बैकअप कोई भी होगा, एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना, 1 हफ्ता पुराना, आप उसको रिस्टोर करेंगे, कंप्लीट रिकवरी परफॉर्म करेंगे। जब आप करेंगे ना पुरानी कंट्रोल फाइल रिस्टोर, तो नॉर्मली आप करते हैं रिकवर्ड डेटाबेस, पूरी डेटाबेस करनी है या डाटा फाइल करनी है, तो आप करते हैं रिकवर्ड डेटाबेस और सेमीकोलन एंटर, वो डेटाबेस रिकवर हो जाती है। लेकिन आपने कंट्रोल फाइल पुरानी यूज की है, तो आप करेंगे रिकवर्ड डेटाबेस यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल। आप उसको बता रहे हैं कि कंट्रोल फाइल मैंने पुरानी यूज की, इसको भी अपडेट करो। तो अगर आपकी डाटा फाइल सारी सिंक हैं, कोई मसला नहीं है उनमें, रीडू लॉग ग्रुप्स भी करंट भी अवेलेबल है, एक्टिव भी अवेलेबल है, सारे ग्रुप्स अवेलेबल है, आर्काइव सारी अवेलेबल हैं, आप उस केस में क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल फाइल को रिस्टोर करेंगे, डेटाबेस माउंट स्टेज पे लेके जाएंगे, रिकवर्ड डेटाबेस यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल करेंगे। वो सिर्फ कंट्रोल फाइल को रिकवर करेगा, लेकिन जब ये कंप्लीट रिकवरी होगी, डाटा लॉस कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब कंट्रोल फाइल आपको रिकवर करनी पड़ेगी तो ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग्स के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि कंट्रोल फाइल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। वो जो लॉग्स स्विचेस हुए थे, वो जो एचसीएन्स हुए थे, वो चेक पॉइंट नंबर हुए थे, वो सारे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिस हो जाएगी। इसे रीसेट लॉग्स के साथ करना पड़ेगा ताकि वो नए सिरे से उसमें इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो, और फिर फोन से कंप्लीट बैकअप लेना पड़ेगा। समझ आएगी आपको? इनकार्नेशन भी चेंज हो जाएगी, हाँ, सब कुछ डेफिनेटली चेंज होगा। कंट्रोल फाइल के केस में वाइड एक ऐसी चीज है कि अगर आप कंप्लीट रिकवरी भी परफॉर्म करने हैं तो आपको डेटाबेस रीसेट लॉग्स के साथ ओपन करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए रीसेट लॉग्स का हमने किया, रीसेट लॉग्स के केस में आप इनकॉर्नेशन चेंज हो जाती है। अच्छा, सिर्फ कंट्रोल फाइल हमारी। हाँ, कंट्रोल फाइल क्रिटिकल है ना, ठीक है। तो ये उस केस में अगर आपके रीडू लॉग ग्रुप सारे अवेलेबल हैं और सारी डाटा फाइल्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर आपके रीडू लॉग ग्रुप सारे अवेलेबल हैं लेकिन डाटा फाइल्स कोई मिस हो गई हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल फाइल को रिस्टोर करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बैकअप्स उस फाइल को भी रिस्टोर करेंगे, रिकवरी करेंगे, ऊपर रीसेट लॉग्स करेंगे। इस केस में भी डाटा लॉस नहीं होगा। अच्छा, अगर आपके रीडू लॉग ग्रुप्स अनअवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट डाउन ही है, इनकंसिस्टेंट नहीं डाउन, कंसिस्टेंट थी, डाउन थी आपकी डेटाबेस प्रॉपर तरीके से, और डेटाबेस आप करते वक्त ये पता चला कि उस दौरान कोई ओएस पे कोई एरर आया और फाइल्स एक पर्टिकुलर माउंट पॉइंट करप्ट हो गया, उसकी कंट्रोल फाइल्स थी आपकी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कंट्रोल फाइल रिक्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस को आप माउंट स्टेज पे, नो माउंट स्टेज पे लेके जाएंगे, क्रिएट कंट्रोल फाइल का स्क्रिप्ट आप रन कर सकते हैं, उसे कंट्रोल फाइल रिक्रिएट हो जाएगी और डेटाबेस को ओपन रीसेट लॉग्स के साथ आप करेंगे। लेकिन ये उस केस में जब आपकी डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेज पे थी। सर रिक्रिएट कहाँ से होगी, ये बताएंगे, अभी करेंगे इसको। सर एक मिनट में ये सवाल है कि हम इधर से बैकअप से रिस्टोर क्यों नहीं कर रहे? कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ, अगर बैकअप है तो सबसे पहले वो करना, अगर नहीं है तो फिर आप रिक्रिएट कर लें उसको, ठीक है। और अगर आपके पास अच्छा, ये वही केस है कि बैकअप हाँ, तो फिर आप बैकअप रिस्टोर करें, ठीक है जी। तो ये कंट्रोल फाइल हम ये करके देखेंगे, सारी कंट्रोल फाइल डिलीट करेंगे, रिक्रिएशन भी देख लेंगे और रिस्टोर करना भी देखेंगे। लेकिन उस केस में हमारे सारे बैकअप्स क्या होंगे,
इनवैलिडेट हो जाएंगे। सर इसमें एक चीज समझ में आई, अवेलेबल है हमारे पास रीड लॉग अवेलेबल है, उसमें करंट और बैकअप में फर्क क्या है? करंट का मतलब ये है कि आपके पास जो आपकी जो ये बता रहा है आपको डाटा फाइल के स्टेटस। करंट का मतलब है करंट सारी डाटा फाइल आपके पास इंटैक्ट है और वो उसमें है कंसिस्टेंट स्टेज में। ठीक हो अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर बैकअप की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इन दोनों में एक्शन सेम परफॉर्म करने पड़ेगा। हाँ, एक्शन सेम परफॉर्म करने पड़ेगा। एडमिट 2 के टर्म्स में ये क्वेश्चन कई दफा आता है कि रीसेट लॉग के बाद पहला काम क्या करना चाहिए, तो फॉरम वो फुल सही बैकअप जवाब है। होता है कि जी फॉरम बैकअप है, फुल बैकअप है। इसमें पीछे सारे ऑब्सोलीट हो जाते हाँ जी। डेटाबेस आपने कंट्रोल फाइल अब रिकवर करनी है तो डेटाबेस ओपन है या नहीं है तो आप उसको शट डाउन करें। सर इसमें शेड्यूल लोड करें तो इनकंसिस्टेंट ऑन कर रहे हैं। हाँ तो डेफिनेटली आप अगर इस केस में है तो आपके पास अगर सारी रिड्यूस लॉक सब कुछ हैं तो आप अवॉइड ही करेंगे इसको। प्रॉपर तरीके से डाउन होगी भी नहीं डेफिनेटली। तो चेक पॉइंट करके उसमें कंट्रोल फाइल में सब कुछ लिखना होता है, वो है ही नहीं। हार्डवेयर रिपेयर करें, कंट्रोल फाइल को रिस्टोर करें, स्टार्टअप माउंट करें, रिकवर करें डेटाबेस। आर्काइव मिसिंग है नहीं है तो आप डेटाबेस को रीसेट लॉक्स के साथ ओपन करें। अगर मिसिंग है तो फिर आपको इनकम्प्लीट रिकवरी की तरफ जाना पड़ेगा और फिर डेटाबेस रीसेट लॉक्स के साथ ओपन करनी पड़ेगी। हाँ जी। सेकंड सर नो आर्काइव में तो रिकवरी होती नहीं है ना। सेकंड सर रिकवर कमांड तो उसका फुल बैकअप तो आप रीस्टोर करेंगे ना। रिकवर की कमांड आपके इंक्रीमेंटल बैकअप्स के ऊपर चलेगी या आर्काइव के ऊपर चलेगी। तो रिकवर आप यहाँ पे 4 ही है। हाँ 4 सर लेकिन 2 क्यों नहीं है? आपका फुल बैकअप हुआ है। फुल बैकअप आप रीस्टोर करेंगे ना, वो रिकवर की कमांड से